मानव मानव के बीच संबंधों पर हमने काफी विस्तार से चर्चा की इंग्लिश नोट्स के सहारे। तो मैंने अभी वो हिंदी नोट्स खोल लिए हैं पुनः, क्योंकि वो हिंदी नोट्स थोड़े अपडेट होने हैं, उसका क्रम और कुछ चीजों की एक्यूरेसी उसमें उतनी बढ़िया नहीं है। इसको एक बार यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। तो हमने 7 संबंधों का अध्ययन किया जो परिवार में होता है या हमारे प्रतिदिन के जीने में होता है, और हमने देखा कि इन 7 संबंधों में ये सूखे नहीं है संबंध, दे आर नॉट ड्राई रिलेशनशिप्स। तो संबंधों में अपेक्षा होता है, संबंध तृप्ति का स्थली होता है, तृप्ति का स्रोत होता है हमारे लिए, और वो तब होता है जब संबंध पूर्ति को हम कम से कम अपने ओर से कर पाते हैं। जब दोनों पक्षों को लगता है मूल्यांकन में कि इसने इस संबंध को ठीक से कर पाया, तो उसका नाम है उभय तृप्ति। दोनों साइड से तृप्ति होती है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि एक व्यक्ति का 3 लोगों के साथ तृप्ति नहीं है, 2 लोगों के, 2 मानवों के बीच में तृप्ति है, तब हम कहेंगे कि ये न्याय हुआ। तो न्याय होने के लिए मुझे भी न्याय के समझ के साथ और उसके स्वरूप में, उसके आचरण के रूप में प्रस्तुत होना पड़ता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी इसको पहचानना पड़ता है। नहीं तो केवल एक पक्ष से यदि होता है तो वो न्याय नहीं कहलाएगा। तो संबंधों में ये जो आदान प्रदान होते हैं या व्यक्त होते हैं, या हमारे व्यक्त होने के पूर्व ही जो निहित रूप में जो अपेक्षाएं समाहित रहती है, इनका नाम है स्थापित मूल्य। तो मेरे में जो अनुभव में आता है ये 7 स्थापित मूल्य हैं। तो हमने इन पर काफी विस्तार से चर्चा भी की। जब हमारे में विश्वास की स्वीकृति होती है, विश्वास का जब अनुभव होता है, तो परस्परता में विभक्त कैसे होता है, ये इसका नाम है सौजन्यता। तो हम सौजन्य होते हैं, मतलब सहकारिता तथा सहयोगिता के रूप में दिखता है। तो इसको आज भी हम देख सकते हैं कि जिन परस्परताओं में विश्वास समाया हुआ है उसमें सहकारिता सहयोगिता रहता ही। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है मानव परिवार। तो बच्चों के साथ हम देखें तो हमारा उनके प्रति सहकारिता सहयोगिता बना ही रहता है, लंबे समय की दृष्टि से देखें तो रहता ही है। रोजमर्रा के जीवन में प्रतिदिन हो सकता है कि सवेरे कभी हमारा मूड ऑफ हो गया हो, संतान सुनता नहीं हो, है ना, और हम लोग गुस्से में कुछ कर देते हैं या कभी कठोर हो जाते हैं, फिर पश्चाताप होता है हमको, फिर हमको समझ में नहीं आता मैंने सही किया कि गलत किया। ये सब चलते रहता है। ये सब अध्ययन के क्रम में या जागृति के क्रम में चलते रहता है। तो संबंध में कोई बटन नहीं है कि दबाने से ठीक हो जाएगा, है ना। होता तो इसको कोई बताता आपको अब तक। परंतु हम देखते हैं कि बच्चे के प्रति हमारी सहकारिता तथा सहयोगिता की भाव बनी ही रहती है, पति पत्नी के बीच भी बना ही रहता है। हम बड़े होने के बाद भी माता पिता का हमारे प्रति सहकारिता बना ही रहता है, और हमारा भी उनके प्रति बना ही रहता है। मित्र संबंध में भी ये दिखता है। गुरु शिष्य संबंध चर्चा में तो आती है, शायद ही हम में से कोई लोग उसको अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो टीचिंग का जो सिस्टम है उसमें एक व्यक्ति को नौकरी के लिए जो तनख्वाह मिलती है, जो पैसा मिलता है, जो राशि मिलती है, उसके लिए वो स्कूल जाते हैं। और जो अभी की जो शिक्षा की जो परंपरा है उसमें ये काफी कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। अभी तो शिक्षा और अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल होती जा रही है। तो उसमें हमारा या हमारे बच्चों का किसी टीचर के प्रति गुरु का भाव होना थोड़ा कठिन है। अभी भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो उस विधि से प्रस्तुत होते हैं, तो बच्चों का उनके प्रति एक रुझान, एक संबंध दिखता ही है। तो उसमें सहकारिता सहयोगिता दिखता ही। दूसरा स्थापित मूल्य जो हमने देखा था वो सम्मान है। तो सम्मान को 2 पक्ष में हमने देखा, एक तो मानव होने के नाते आपके प्रति मेरे में सम्मान, दूसरा कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, साथ में आप में जो श्रेष्ठता है उसको मैं पहचान पाता हूँ। तो मेरे में जो व्यक्त होता है वो आदर है। तो शरीर के द्वारा जो व्यक्त होता है इसका नाम है परावर्तन क्रिया, ये सौहार्दता है।
So this is what is expressed. इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब इसको देखने से मुझे अनुमान होता है कि आप में मेरे प्रति सम्मान का भाव कैसे होता है। आप फोन करके पूछ रहे हैं ना, या देशपांडे का फोन था तो बोली ऐसा मेरे मिस्टर को भी हो गया, तो उनको बोलो बस चले, बिल्कुल ना बैठे चले। ये तो चलने का नाम है, वही तो बोली हम लोग आते वाली आओ। किसी का व्यवहार चल रहा है कहीं पर, तो सौहार्द्रता को यदि देखें तो सौहार्द्रता परस्परता में व्यक्त होती है और ये कई विधियों से व्यक्त होती है ना। तो सम्मान का भाव होने से कई बार हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है उसके लिए। सामने वाले व्यक्ति को हमारे भाषा और हमारा तौर तरीका, हमारी अपेक्षा से ही पता चलता है कि ये मेरा सम्मान करता है। कई बार उसको व्यक्त भी करते हैं, भाषा के रूप में भी बोलते हैं, आप बोलते हैं, सर बोलते हैं, ये सब सम्मान ही व्यक्त करने का स्वरूप है। भारत में सर काफी प्रचलन में है ना? ये अंग्रेजों की देन है। वैसे सर तो उस व्यक्ति को बोलते हैं, एक टाइटल है सर जिसको क्वीन नाइट करती है, तो नाइट्स को सर बोलते हैं। हिंदी में सर हो जाता है, इंग्लिश में सर, यस सर। और वो अभी हायरार्किकल सिस्टम्स में बड़े छोटे में यस सर हो जाता है, छोटा बड़े को यस सर होता है। आप अमेरिका चले जाएंगे तो एक दूसरे को लोग सर ही बोलेंगे या मैम बोलेंगे। अमेरिकन एक्सेंट में मैम हो जाता है, परंतु है वो मैम। मैम भी वैसे फ्रेंच शब्द है, सर ब्रिटिश शब्द, इंग्लिश शब्द। तो सौहार्द्रता कई जगह लोग सल्यूट भी मारते हैं। हमारे यहाँ शिष्टाचार सभ्यता में भी आ जाता है सौहार्द्रता। बड़े आए तो पैर को लंबा करके मत बैठो, कोई आए तो उठ के उनको नमस्ते करो, ये सारा सौहार्द्रता का ही भाग है। तो सौहार्द्रता के एक्सप्रेशन को यदि देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत ही वहां की सभ्यता के अनुसार सिविलिटी स्पेसिफिक है। उसको कल्चर बोलते हैं आजकल, परंतु संस्कृति के इतना भाग नहीं, इट इज मोर ऑफ सिविलिटी, सभ्यता, हाउ डू यू एक्सप्रेस। तो सौहार्द्रता का परिभाषा क्या है? स्पष्टता से मूल्यांकन। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब अस्पष्ट होता है मूल्यांकन तब सम्मान डगमगाता है। तो सम्मान का आधार हमने देखा, काफी लंबी चर्चा हुई थी हमारी। चर्चा क्या, मोनोलॉग है ना, ये तो लेक्चर है। तो शरीर के अनुरूप हम सम्मान करते हैं, है ना? पद के आधार पर, पैसे के आधार पर, जाति के आधार पर। फिर हमने देखा कि मान्यता के आधार पर भी हम लोगों को सम्मान करते हैं। तो जीवन विद्या वाला जीवन विद्या वाले का सम्मान करेगा, यानी सो कॉल्ड जीवन विद्या वाला जिसको हम बोलते हैं। एक मिनट, हमारी पीटीआई है। हमारी बेटी बोर होके घर आ गई, उसको हर समय खेलने के लिए कोई चाहिए। उसके दो मित्र आज कहीं जा रहे हैं और नीचे सामने बिल्डिंग में कोई बच्चे भी खेलने नहीं आए। तो सौहार्द्रता बड़ों का छोटों के प्रति भी होता है। सौहार्द्रता बड़ों का छोटों के प्रति भी होता है। ना ये बच्चे लाइन दूसरी
कंपेनियनशिप इज अ रिक्वायरमेंट है ना ह्यूमंस में, बच्चों से ही दिखता है। बच्चा अकेले नहीं रह पाता, कुछ बच्चे रह लेते हैं पर बच्चों को बच्चे चाहिए, तो समान आयु के लोग चाहिए। और ये दिखता है कि बुढ़ापे में ऐसे ही, मेरा 45 का एज हो गया है, तो केवल पढ़ने से और कार्य करने से मन तृप्त होता नहीं। लोगों का संगत चाहिए, जिनके साथ हमको अच्छा लगे, जिनके साथ हम कोई कॉमन कोई कार्यक्रम कर पाए। जैसे बच्चों के केस में क्या है, खेलना, तो उसके जैसे जो खेलता है उसके साथ वो बना रहता है। बड़ों के साथ भी ऐसे ही है, हम भी चाहते हैं कि कोई हमारे साथ खेले। कभी हम वास्तव में खेलते हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब, कभी टहलने चले जाते हैं, है ना। तो ये मित्र संबंध एक दिखता है, हमने इसका अध्ययन किया था, बहुत ही विशाल संबंध है एंड प्लेज अ वेरी इंटीग्रल इंपॉर्टेंट रोल। आज के दिन सिटी लिविंग में ये लगभग नहीं के बराबर हो गया मित्रता। फुर्सत ही नहीं है किसी को, सब भाग दौड़ रहे हैं, मतलब घर के भरण पोषण। और कुछ गलत नहीं है भाग दौड़ करना, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है बहुत मेहनती है, और जो भी कमाता है परिवार में आके देता ही है। स्पष्टता नहीं रहती एक अलग बात है, बाकी सारी चीजें उसमें गौण हो जाती है एंड देयर इग्नोर्ड, जैसे कि स्वयं का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन, समाज के लिए कुछ करना। परंतु ये वाले पक्ष को तो लोग ठीक से करते हैं, गृहस्थी में जीना तथा आर्थिक पक्ष को पूरा करना, इसको हर मानव करता है। कोई 10 रुपए में करता है, कोई 10 करोड़ में करता है, अंतर इतना ही है ना। कोई सूखी रोटी खाता है, कोई उसको बटर में डुबो के खाता है। तो ये सम्मान और सौहार्दता, तो सौहार्दता का मतलब है स्पष्टता से मूल्यांकन। तीसरा मूल्य जो हमने देखा, स्थापित मूल्य, उसका नाम है स्नेह या अफेक्शन। तो जब संबंध में स्नेह होता है, ये कैसे व्यक्त होगा, वो निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है। तो संबंध के प्रति हमारी निष्ठा होती है, ये है स्नेह, उस संबंध के पूर्ति के लिए। कई बार उसमें दो संबंध एक साथ आ जाते हैं, जैसे अभी मुझे आपके साथ कुछ चर्चा करनी है, क्योंकि हमारा ही टाइम कुछ तय हुआ, मैंने तय किया, आप लोग भी वहां पर उपस्थित हैं, बगल में बेटी भी आ गई, तो दोनों को संतुलित करना पड़ता है। विवाह के बाद पुरुष को अपनी पत्नी और माँ दोनों की अपेक्षाओं को बैलेंस करना पड़ता है। यदि वो करने योग्य है तो कर लेता है कोई कोई कंडीशन में नहीं हो पाता है, अपेक्षाएं बहुत विपरीत या मान्यताएं बहुत गहरी या प्रगाढ़ होने से नहीं हो पाता है, वो तो कठिन है। उसका कारण यदि देखेंगे तो भ्रम ही है, दूसरा कोई कारण है नहीं। यू कैन नॉट विश इट अवे। हमारे माँ में जो मान्यताएं हैं, हमारी पत्नी में जो मान्यता है, दोनों क्या करने को तैयार है, और हमारी जो मान्यता है, हमारी जो योग्यता है, इसमें कमी बेसी हो जाती है। तो ये स्नेह के साथ निष्ठा होना स्नेह का अभिव्यक्ति है। इसका परिभाषा दिया है मानवीय विचार एवं व्यवहार। फिर चौथा मूल्य हमने देखा ममता। तो जैसे मन के प्रति स्नेह होता है, तो शरीर के प्रति ममता व्यक्त होता है। ममता व्यक्त कैसे होगा, उदारता के रूप में। तो तन मन धन का अर्पण ही ममता है। तो ममता केवल उस कंडीशन में नहीं है जब किसी को चोट लग जाती है या बेटी को चोट लग जाती है और मैं उसको पूरा करूं, परंतु प्रतिदिन हम जो देखभाल करते हैं एक दूसरे का, वो ममता ही है। सिंपल थिंग्स लाइक बाथरूम को साफ रखना, ये परिवार के प्रति ममता का ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम उनका शरीर की स्वस्थता को चाहते हैं। और कुछ व्याधि होने से वैद्य के पास ले जाना, जिसको इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, भारतीय भाषा में वैद्य बोलते हैं। तो इंडिया में एक क्लासिफिकेशन है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ता है, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS एक कोर्स होता है, उसको वैद्य ही बोलते हैं। वो लोग लिखते हैं डॉक्टर है, DR डॉक्टर लिखते हैं, परंतु है वो वैद्य। जो MBBS पढ़ता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, वो डॉक्टर कहलाता है। ये सारे दो अलग अलग सिस्टम हो गए ना। तो इसमें यदि देखेंगे तो तन मन धन का अर्पण। तो यदि मैं सोचूं, अभी संयोग से देखिए BAMS की बात हो गई, तो एक वैद्य में क्या भाव होता है, होना चाहिए, ये ममता का भाव होना चाहिए। तो पेशेंट को
उस समय के लिए अपनी जिम्मेदारी के रूप में मानना। पेशेंट का मतलब ही है, उस शब्द का मतलब ही है जिसमें धैर्य हो, जो अपने व्याधि को धैर्य पूर्वक सहन कर पाता है, उसका नाम है पेशेंट। उससे नाम बना है पेशेंस। अब वो पेशेंट एक नाउन ही हो गया है। जो बीमार है वो पेशेंट, भले ही उसमें पेशेंस हो नहीं हो, उसको पेशेंट ही बोलते हैं। तो भाषा की भी विकृति कैसी होती है मानव समाज में, ये भी दिखता है ना, हाउ लैंग्वेज गेट्स डिग्रेडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। परंतु यहाँ पर यदि देखेंगे तो एक वैद्य में ममता का होना, तो हम रास्ते में जा रहे, कोई गिर गया तो हमारे में उस समय के लिए ममता हो जाता है। वैद्यों को और भी एक चीज प्रैक्टिस करना पड़ता है कि, और शायद इनके पढ़ाई में होता होगा, मैं मान रहा हूँ, इसको प्रोफेशनलिज्म कहेंगे, कि आप उसके साथ भावात्मक विधि से एंटेंगल मत हो जाना, तो आप सही उपचार भी नहीं कर पाओगे। दूसरा, यदि उसमें जो भी उथल पुथल होता है उससे आप प्रभावित भी हो जाओगे, फिर दूसरे आदमी को ठीक नहीं कर पाओगे और आप भी प्रभावित हो जाओगे। तो काफी संतुलित होकर उनको चलना पड़ता है, शायद लंबे अभ्यास में हो जाता है। आजकल सिंपल फॉर्मूला है, सामने पेशेंट दिखा तो उसके मैंने साथ उसका फीस दिखता है, तो फीस देखने से आदमी को भूल जाते हैं, ये उसका एक दुष्परिणाम है। सभी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में होता ही है, वो हमने देखा लाभ की प्रवृत्ति के कारण होता है। तो हमारे आसपास जो लोग हैं जिनके साथ हम जीते हैं, उनके प्रति हमारे में ममता है या नहीं है, फिर उनके स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या निर्णय लेते हैं। जैसे आज के दिन, आज के समय के अनुसार देखें तो ऑर्गेनिक भोजन करना, प्रदूषण से दूर रहना, है ना, किसी में व्याधि होने से उनको जो है चिकित्सालय ले जाना या वैद्य के पास ले जाना, ये सब उसमें आता है। बट इट इज ऑल्सो अ रनिंग थिंग। तो ये उदारता के रूप में दिखता है। उदारता इस रूप में भी दिखता है कि फिर हम दूसरों को अर्पण समर्पण करते हैं, किसका, धन का, है ना। तो देखिए, तन मन धन तीनों का अर्पण लिखा है उदारता में। इट्स इंटरेस्टिंग। तन का अर्पण यह है कि आपका मैं सेवा करूं, ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, किसी एज में वो बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो उनका बाथरूम साफ करना पड़ता है, उनको भोजन खिलाना पड़ता है, तो तन से बहुत समर्पित होना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी मूल्य है। इट इज ऑफ अ हायर वैल्यू देन पेइंग फॉर ए हेल्प और असिस्टेंट एट होम। वैसे ही बच्चे जब छोटे होते हैं उनका भी हम तन से ही सेवा करते हैं, वहां पैसा देने से होगा नहीं। माँ बाप कितना भी अमीर हो, है ना, बच्चे का देखभाल करना ही पड़ता है। कि बहुत राजा टाइप के लोग होता है, अफसोस करते होंगे, तो उस बच्चे को माँ तो मतलब दूध तो उस माँ को ही पिलाना पड़ेगा, है ना। नो मैटर हाउ रिच, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आल्सो हैज टू नर्स हर ओन चाइल्ड, हैज टू फीड हर ओन चाइल्ड। ये नहीं बोल सकते कि किसी और से करवाऊंगा, मिनिमम इतना तो यहाँ तक आके गाड़ी रुक जाती है। तो ये उदारता वहां से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। फिर पड़ोसियों में एक दूसरे के साथ धन का भी अर्पण होता है। हमारे घर में कुछ अधिक हो गया, कुछ अच्छा बनाया, कुछ उग गया, तो हम एक दूसरे को देते हैं। ये सारा ममता की ही श्रेणी में आएगा। ये सब में मन रहता ही, मन से ही फिर हम जुड़े रहते हैं, तन और धन द्वारा। तो तन और धन का जो प्रदर्शन है उदारता में, वो मन का ही प्रदर्शन है, और मन में ममता का भाव होता है। हमने जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया था, थोड़ा सा परिचय, अध्ययन मतलब परिचय किया था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तथा आत्मा। तो ममता जो भाव है, ये मन में पाई जाने वाली भाव, इट इज इन द मन। पांचवा क्रिया है वात्सल्य। तो वात्सल्य दूसरे जीवन के जागृति या दूसरे जीवन के विकास के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो समझाने वाला कार्य, सीखे हुए को सिखाने वाला कार्य, किए हुए को कराने वाला कार्य। तो पूरी जो टीचिंग है ये वात्सल्य है। तो वात्सल्य नामक जो प्रोफेशन है वो फिर टीचर कहलाता है, एक व्यवसाय है वो। तो उसमें इतना भाव सहित वो व्यवसाय, टीचर का व्यवसाय पूरा हो पाता है, तब वो गुरु कहलाया है कि सामने वाले के भले के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अभी भी ऐसे टीचर या गुरु हमको मिल जाते हैं। तो ये हमारे में आयु भर के लिए प्रभाव छोड़ देते हैं। सच टीचर्स एंड अप लीविंग अ मार्क ऑन अस दैट लास्ट एन एंटायर लाइफ टाइम। हम भूलते नहीं फिर ऐसे लोगों को जिनसे हमको इस प्रकार की सहायता मिली।
तो इस शिष्ट मूल्य का नाम है सहजता। सहजता का मतलब है नेचुरलनेस, जो नेचुरल होता है टीचर, बिकॉज ही नोज व्हाट ही नोज एंड ही नोज व्हाट ही डज नॉट नो, ये भी आवश्यक है। तो इस क्लैरिटी या स्पष्टता के साथ ये टीचर या गुरु प्रस्तुत होते हैं, सिखाने में भी, पढ़ाने में भी, तथा कराने में भी, तथा समझाने में। छठा मूल्य है गौरव। तो गौरव में क्या है? दूसरों में जो श्रेष्ठता है उसको पहचान। सम्मान में क्या हुआ? हमारी उनके साथ भाव भंगिमा व्यक्त हुई, तो स्पष्टता है सौहार्दता के रूप में हुआ। गौरव में क्या है? उनमें कोई एक विशेष, गौरव में कोई एक विशेष श्रेष्ठता होती है या उनमें कोई विशेष गुण होता है, उसको हम पहचानते हैं, है ना। और ऐसे गुणों से स्वयं संपन्न होने के लिए फिर हम प्रयत्न करते हैं, या उसको एक श्रेष्ठता के रूप में हम पहचानते हैं। भाषा तो गौरव में दूसरों में जो अच्छे गुण है इसको हम पहचानते हैं। तो ये जब होता है हमारे में सरलता दिखती है, फिर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सो गौरव ऑल्सो मीन्स दैट मैं अनावश्यक अपने में, जिसको आज के बोलचाल के भाषा में अहंकार बोलते हैं, वो नहीं होता है। तनाव रहित अंगहार। नहीं तो क्या होता है, जब गौरव नहीं होता है तो हमारे में जटिलता आ जाती है, तो फिर हमारे अंगहार का मतलब बॉडी लैंग्वेज में तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। जब हम अपना अधिमूल्यन करते हैं और सामने वाले में जो अच्छे गुण है वो हमको दिखता नहीं, या हमारे में अवमूल्यन हो जाता है सामने वाले व्यक्ति का। ठीक, तो जीवन में ये वृत्ति में पाई जाने वाली क्रिया है गौरव। सातवां मूल्य है श्रद्धा। इसका शिष्ट मूल्य है पूज्यता। तो किसके प्रति श्रद्धा होती है? गुरु में वात्सल्य होता है, शिष्य में श्रद्धा होता है। तो पांचवा नंबर मूल्य मैं जब गुरु के रूप में प्रस्तुत हूं तब दिखता है, और सातवां नंबर मूल्य जो है ये मेरे में विकास के लिए जगह बनाती है, ये श्रद्धा है। तो मैं जीवन रूप में या एक मानव रूप में विकसित होना चाहता हूं, और मैं पहचानता हूं कि सामने वाले व्यक्ति में मेरे विकास के लिए, मेरे जागृति के लिए, मेरे मानवीयता से संपन्न होने के लिए योग्यता है, तब मैं उनका पूजा करूंगा। उनका मतलब उस गुरुत्व का पूजा करूंगा। गुरुत्व का तात्पर्य है कि जागृति, समझ, जानकारी, मानवीयता, ये सब। तो इसका नाम है पूज्यता। तो पूज्यता का मतलब है कि मैं स्वयं, मैंने श्रद्धा का मतलब है कि मैं स्वयं विकसित होने के लिए तत्पर हो गया, और जब मैं जीऊंगा उसको, जब डिस्प्ले करूंगा, अभिव्यक्ति करूंगा, तो वो पूज्यता के रूप में दिखेगा। उसका परिभाषा दिया है गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। तो हम स्वयं गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रस्तुत हो जाते। सो नाउ यू आर रेडी फॉर चेंज, व्हिच इज अ वेरी हार्ड थिंग। योग्य गुरु मिलने से इट इज इजियर, उतने ग्रेड के गुरु नहीं मिलने से कठिन है। आठवें नंबर का मूल्य कब आता है? व्हेन श्रद्धा इज सक्सेसफुल। श्रद्धा पूर्वक हमने, हमारे में कोई विकास हुई, तब हमारे में कृतज्ञता आती है, ग्रेटिट्यूड आती है कि इनसे मुझे ये मिला। सिमिलर टू सम्मान, इसमें भी ये ऐसी चीज है कि क्योंकि हर मानव से हमको दृश्य तथा अदृश्य विदृश्य कुछ न कुछ मिला ही रहता है, इसीलिए मानव तथा मानव परंपरा के प्रति कृतज्ञ होना बनता है। मैं यहाँ बैठा हूं तो इसके पीछे 8000 वर्षों का इतिहास और असंख्य लोगों का घोर परिश्रम समाया हुआ है। तो ये जो हम सोच लेते हैं कि मैं अकेले हूं, ये अपने में एक भ्रम है। मैं अकेले ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं। अकेले में कुछ होता ही नहीं। हमको लगता है ना मैंने अकेले ये चीज बना दी, कुछ लिख दी, कुछ नहीं। एक अक्षर भी कहीं से आया। इवन इफ यू वांट टू राइट,
somebody discovered writing, somebody worked on language, somebody worked on grammar, ये सारी चीजें बनी हुई। फिर बाकी सारी चीजें हैं जैसे है ना, उपयोग की जो चीजें हैं, उपयोग की जो चीजें हैं, ये वाली भी चीजें बनी हुई है ना। जैसे हम किसी चीज से भोजन बनाते हैं तो मिक्सर का प्रयोग करते हैं, तो मिक्सर कोई लाया, कोई उसको रिपेयर करता है, कोई उसको बेचता है, किसी ने उसका आविष्कार किया, भले ही लाभ प्रवृत्ति में किया हो पर मिला तो सही। सो आज के दिन यदि हम जीने के स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इतने विस्तार में हम चीजों को उपयोग करते हैं, इट इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स, और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनको देखेंगे तो शायद हजारों की संख्या में है या लाखों की संख्या में होगा। तो समाज की जो व्यवसायिक जो आज के दिन मॉडल है 2022 में हम बात कर रहे हैं, एडी है ना, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि इसके पहले भी संख्या है गिनती। टाइम डजंट बिगिन विद द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ओनली द काउंटिंग बिगिंस, और सम काइंड ऑफ काउंटिंग, है ना, वन काइंड ऑफ कैलेंडर। ग्रेगोरियन बोलते हैं इस कैलेंडर को, रोमन कैलेंडर। ग्रेगरी एक शब्द है, एक आदमी का नाम है। तो कृतज्ञता सभी लोगों के प्रति लगती है। फिर जो लोग मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट किए, जैसे माता पिता से शरीर मिला, उन्होंने भरण पोषण किया, इसको कई बार हम अनदेखी कर देते हैं। जब हमारा स्वयं संतान होता है और फिर उस संतान के लिए हमको इतना करना पड़ता है या हम करते हैं, तब हमको ज्ञात होता है कि माता पिता ने मेरे लिए कितना किया होगा। और फिर जो लोग हमको सिखाए, पढ़ना लिखना से लेकर जानकारी दिए से लेकर जो लोग हमको समझाए, सभी के प्रति कृतज्ञ होना बनता है। जब कृतज्ञता का भाव हमारे में अनुभव में आता है तो शिष्ट मूल्य के रूप में सौम्यता व्यक्त होती है, ये अभिव्यक्ति में आता है। सौम्यता का मतलब है कि एक सॉफ्टनेस, है ना, सौम्य। तो स्वयं का नियंत्रण, जिससे मदद मिली उसके सामने हम नियंत्रित रहते हैं। तो ये पहचानने की एक बहुत बड़ी मूल्य है, स्पेशली बच्चों को बड़े करने में। आज का क्या क्राइसिस है, वी आर नॉट एबल टू इम्प्रेस ऑन स्टूडेंट्स। वी मतलब मानव जाति के रूप में अगला जो जनरेशन होता है, हमारे बच्चे, इस भाव को, और ये सामने है ना, दिस होल थिंग इज आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। किसी को दिख नहीं रहा है, दिखने का मतलब ये है जागृत होना। nobody is able to see that I've got so much from everybody else. तो बच्चे ये दिखने योग्य बन जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसमें घर में हम अपने बाल बच्चों के साथ, इसको हम कम्युनिकेट कर पाए, हमारी जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं वो कर पाए। सेकंड, ये तरीका। तीसरा, और तीसरा यदि और अच्छा हो जाए कि संस्कृति में भी आ जाए। सो द मैसेजेस दैट वी गेट फ्रॉम मीडिया फॉर एग्जांपल इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर में कहीं है ही नहीं, है ना, जो मूवीज बनती है या जो, क्या नाम है उसका, सीरियल जो खत्म ही नहीं होता, उसका नाम सीरियल है, जो समाप्ति नहीं होता है। इसमें यदि देखेंगे तो इसमें समाप्ति नहीं होता है। तो उसमें अभी यही दिखा रहे हैं कि सीरियल में पैसा है, फाइट ऑफ का पाम अम्मा की टप्पो। तो ये संस्कृति से भी नहीं आता है। तो मूवीज में और सीरियल्स में, मैगजीन्स में यही दिखता है कि एक बच्चा बाप के साथ झगड़ा कर रहा है, बाप के प्रति कृतज्ञ है, कहीं दिखता ही नहीं।
लोग बोलते हैं ना शिविर में, आप परिचय शिविर में, मेरा बच्चा मुझे एटीएम का मशीन समझता है, यही होता है, उसको अधिकार लगता है, ये तो इसका कर्तव्य है करना। तो कृतज्ञता मूल्य बच्चों को कैसे पहुंचे, इस पर हमको सोचना चाहिए, और पेरेंट्स या अभिभावक होने के नाते हमारी ही प्रथम जिम्मेदारी बनती है इसको बच्चों में पहुंचाने के लिए, तथा हम स्वयं कृतज्ञ हो कि नहीं हो, ये हमारे घर के चर्चाओं से भी बच्चों तक पहुंचता है। हमारे चर्चाओं में भी नहीं रहता है ना? हमारे चर्चाओं में यही रहता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, उसने ऐसे नहीं किया, इतना ही होता है आदमी का चर्चा, मोर और लेस, राइट। उसको ऐसा करना था, इसको ऐसा करना था, इसका भाव इतना हो गया, उसका भाव इतना हो गया, वहां घूमने जाते, यहाँ नहीं घूमने जाते, ये आदमी करप्ट है, वो आदमी करप्ट नहीं है, कौन किसके लिए कितना किया इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई व्यू ही नहीं है, देयर इज नो मैसेज दैट इज रीचिंग द चाइल्ड, क्योंकि हमारे में ही नहीं है। तो हमारे में ये होने के लिए हमको इस पर मनन करना चाहिए, या आगे हम करेंगे तो कृतज्ञता हमारे में दिखेगी, उससे सौम्यता हमारे आचरण में दिखेगा। और अंतिम मूल्य है प्रेम। प्रेम का मतलब है पूर्णता में रति, बहुत एक शानदार परिभाषा है मध्य दर्शन में। पूर्णता में रति हो जाना, संपूर्णता में रति हो जाना, सभी के साथ संपूर्णता के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकृति या में रहने की जो भाव है, संबंध में रहने का जो भाव, इसका नाम है प्रेम है। प्रेम में अन्य 8 मूल्य समाये रहते हैं, यदि प्रेम है तो अन्य 8 मूल्य उसमें समाये हैं। सो प्रेम इज नॉट इन ऑपोजिशन टू द अदर्स। तो मुझे किसी पर प्रेम हो गया तो इसके प्रति द्वेष हो गया, फिर वो प्रेम नहीं कहलाएगा, वो मोह है और एक द्वेष। प्रेम स्थापित मूल्य में होने से शिष्ट मूल्य में अनन्यता व्यक्त होती है, मतलब दूसरा मुझसे भिन्न नहीं दिखता है। स्वीकृति, माँ बाप का बच्चे के प्रति अनन्यता काफी रहता है, शरीर और मन के प्रति ऐसा लगता है कि मेरा ही है ना। माओ को स्पेशली लगता है कि उन्हीं के शरीर का एक्सटेंशन है, उन्हीं का मन का मल्टीप्लिकेशन है, इतना भाव, और वो इतना अच्छा लगता है वो भाव। सो यू कैन इमेजिन कि ये भाव को यदि हम 10 लोगों में एक्सटेंड कर पाते तो कितना अच्छा लगेगा, और सभी के साथ यदि कर पाते तो और कितना अच्छा लगेगा। तो ये जो 9 मूल्य हैं हमारे सुख के स्रोत हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ आवर हैप्पीनेस। देयर इज समथिंग वी फील, ये एब्स्ट्रैक्ट नोशंस नहीं है, ये जीवन में मूल्य है और सुख का स्रोत। इसको मूल्य मूलक आस्वादन कहेंगे, जो हमने मन में देखा था। इसके तुलना में रुचि मूलक आस्वादन है, घूमना, खाना, वो सब का आप 9 चीजों का लिस्ट बना सकते हैं, बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, उसका एक सुख है, परंतु वो क्षणिक है। ये जो मूल्यों का जो प्रभाव तथा सुख है और इनका अभाव, ये सारे लंबे समय के लिए रहते हैं। इनको नाम दिया है दीर्घकालीन, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो झगड़ा भी होता है तो लॉन्ग टर्म प्रभाव होता है हमारे अंदर, अच्छा भी लगता है तो लॉन्ग टर्म प्रभाव आता है। ठीक है, तो ये 9 स्थापित के साथ 9 शिष्ट मूल्य हम पिछले बार किए नहीं थे, तो मैंने सोचा उसको, सोचा नहीं, सामने दिख गया, उसको कर लेते हैं। तो ये वाली बात पूरी हो गई। भैया रति का अर्थ बताएंगे? हैं? रति, रति, रति का मतलब उसमें भीगा रहना, पूर्णता में भीगा रहना। उसके लिए टेक्निकल टर्म है तादाद में हो जाना। भैया जी, जैसे जब एक मानव समझदार होकर और अनुभव प्राप्त कर लेगा, तो वो जब संबंधों में जिएंगे, तो क्या फिर वो मोह वाली भावना के साथ भी जिएंगे? ऐसा नहीं? नहीं, मोह नहीं रहेगा, वो स्नेह रहेगा। मोह अच्छा, बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, अनुभव के बहुत पहले ही मोह शो सब गायब हो जाएगा। मोह का मतलब है कि मोह और स्नेह में भेद है, अच्छा लगना मोह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सभी में मात्र मोह है।
मोह का मतलब सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं हम, शरीर के आधार पर या मन के आधार पर मूल्यांकन कर लिए। तो मोह होने से क्या होता है, सामने वाले की गलतियां नहीं दिखती है, यू आर ब्लाइंड। सो ब्लाइंडेड लव इज कॉल्ड मोह या इन्फेचुएशन। अंधा प्रेम इज इक्वल टू इन्फेचुएशन। भैया जी, जैसे अभी हम बोलते हैं मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ऐसे बोलते हैं। तो जब एक व्यक्ति अनुभव प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, ये भाव उस व्यक्ति में रहता है, या कि सभी मेरा परिवार वैसा और वो सामान्य हो जाते हैं उस पर्सन के लिए फिर रिश्ते? नहीं नहीं, मेरा परिवार तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला सभी मेरा परिवार है जो किसी के घर में भी घुस गया खाने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। जी जी जी। हाँ, नहीं फिर तो ठीक वो है। समझदारी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप खा रहे हो, मैं खटखटाता हूँ, क्या है तो मुझे प्रेम हो गया, मैं आपके घर में खाना चाहता हूँ ना, बोलेंगे यार तू कहाँ से घुस गया, भाग ले यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य के रूप में जीने के अर्थ में मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, ये सारे पहचान के अर्थ में रहेंगे। अभी क्या है, अभी भी ये पहचान है, उटपटांग पहचान है, तभी तो दिक्कत आती है। पर अभी ये पहचानते हुए बाकी सारा कुछ दिखता नहीं। अंतर क्या हो गया इसमें, बाकी सारा देखने के स्वीकृति के साथ इन लोगों के प्रति हमारी जो दायित्व है ये दिखती है, उसको हम पूरा करेंगे। और उसमें मैंने ये सब स्नेह और ये सारे मूल्य रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अन्यों के प्रति नहीं रहेगा, बट क्योंकि उनके साथ वैसे व्यवहार या उतना आदान प्रदान नहीं है, इसीलिए वहां व्यक्त होने की अवसर कम है। ये अंतर समझ में आता आपको? इसको दूसरे दृष्टि से भी देखें, विधि से भ्रमित स्थिति में, यदि हम अपने आप को भ्रमित बोल पाए अभी, तो ये जितने भी संबंध है ये प्रिय अप्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टि के अनुसार दिखता है, शरीर मूलक विधि से दिखता है। ठीक, जागृति पूर्वक जब इन संबंधों का अध्ययन करते हैं या संबंध में जीते हैं, यह दिखता है, तो ये न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्यासत्य दृष्टि से दिखेगा। मोह का मतलब मुझे संबंध प्रिय हो गया है, अब उसमें अप्रिय मुझे कोई गलती दिखता है। न्याय का मतलब उसका यथार्थ स्वरूप दिखता है, साथ में संबंध भी दिखता है, उसमें क्या कमी है ये भी दिखती है, उसके लिए मुझे क्या करना है ये भी दिखता है, सारी चीजें दिखती है। ठीक ठीक है भैया जी। ठीक है? हाँ, भैया जी एक बात और पूछनी थी। जैसे हम मतलब जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि जो अध्ययन है ना, ये मतलब व्यापक को समझने की तरफ ज्यादा मतलब है, और ये जरूरत भी है जीवन की, कि वो व्यापक को समझकर उसको मतलब अपने अंदर अनुभव कर पाए। तो जैसे जैसे थोड़ा व्यापक सामने आ रहा है, खुल रहा है, तो फिर ऐसा विचार बन रहा है कि जब तक मैं उसको थोड़ा सोचती हूँ तब तक मेरे में उसकी गहराई समझ में आती है, और जैसे ही मैं कुछ और काम करती हूँ, पढ़ने लग जाती हूँ और पढ़ाने लग जाती हूँ, तो वो व्यापक की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दूर हो जाता है। तो क्या भैया ये मेरे सीखने में बाधा होगा कि मैं हर वक्त व्यापक को सोचूं तो ही सीखना होगा? ये कैसे हो रहा है मेरे साथ? मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है व्यापक को समझना, लेकिन उसकी निरंतरता सोचने में नहीं बन पा रही है। मतलब काम करती हूँ तो भूल जाती हूँ, ऐसा मतलब फिर पढ़ने लग जाती हूँ तो वही रहता है। नहीं, अच्छा ही आप भूल पा रहे हैं, नहीं तो भोजन नहीं बना पाएंगे, आपका बनाया हुआ कोई खा नहीं पाएगा। केवल व्यापक को सोच के यदि भोजन बनाएंगे। अध्ययन के लिए वस्तु तीन ज्ञान के रूप में बताया, एक अस्तित्व दर्शन, दूसरा जीवन ज्ञान, तीसरा मानवीयत्वपूर्ण आचरण। अस्तित्व दर्शन में व्यापक एक वस्तु है, एक वास्तविकता है, उसको समझना है। अंतिम जो वस्तु अनुभव में आता है वो भी व्यापक वस्तु ही है, परंतु अनुभव के पूर्व में, व्यापक के अलावा अनुभव में भी पूरा अस्तित्व ही अनुभव में आता है। उसके पूर्व में अध्ययन में यदि देखेंगे
तो अस्तित्व दर्शन में हमको जड़, चैतन्य और व्यापक तीनों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है मानव के रूप में, तथा इनसे जो चार अवस्था है, पदार्थ, प्राण, जीव तथा ज्ञान, मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये जड़ चैतन्य मिलकर ही पदार्थ, प्राण, जीव तथा ज्ञान बनाए। केवल जड़ को पदार्थ कहते हैं, जड़ दैट इज ग्रोइंग और मल्टीप्लाइंग उसको प्राण कहते हैं। ए मल्टीप्लाइंग जड़ विथ अ चैतन्य दैट वांट्स टू लिव, है ना, जीने की आशा सहित, उसी को जीव कहते हैं। मल्टीप्लाइंग जड़, जीने की आशा तथा सुख पूर्वक जीने की आशा या ज्ञान पूर्वक जीने की आशा, इसको मानव कहते हैं। तो जिसको हम मानव या मैं कहता हूं, ये एक दो वास्तविकताओं का कॉम्बिनेशन है। एक चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है, फिर किसी स्टेज में स्टेबल होती है और विरचना की ओर चली जाती है। जैसा अभी मेरा 45 का एज है, अब मेरा शरीर विरचना की ओर शुरू हो गया है। मेरी बॉडी की जो पीक है वो आके चली गई है ना। सो लाइफ डज नॉट सीम वेरी लॉन्ग। आंखें अभी दिखती नहीं, चश्मा लगता है, पास में देखने से थोड़ा स्ट्रेन होता है, इसीलिए मैं आगे पीछे करते रहता हूँ। कान सुनाई देना कम हो गया है ना। तो शरीर का विरचना होता है। तो जड़ और चैतन्य मिलके फिर चारों अवस्था है। इसीलिए अस्तित्व दर्शन में हमको चारों अवस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। उसमें भी रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का अध्ययन, उसमें ये सभी व्यापक में है। इसलिए व्यापक का फिर अध्ययन नहीं है, ये सब व्यापक में होने के अर्थ में अध्ययन है। इसके अलावा जीवन क्रिया को भी समझना पड़ेगा। मन में क्या हो रहा है, वृत्ति में क्या हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है। साथ में संबंध तथा आचरण को भी समझना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, उनके साथ कर्तव्य दायित्व क्या है, भोजन बनाना, काम करना, ये तीनों ही अध्ययन का वस्तु है, मात्र व्यापक अध्ययन का वस्तु नहीं है। हाँ, हमको व्यापक में ध्यान देने से अच्छा लगता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु वो ध्यान हट के हमारा क्रिया पक्ष में चले गया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्रिया का ही अध्ययन। जी भैया, भैया तो फिर पता है क्या होता है कि जैसे उधर से ध्यान लग जाता है ना, तो फिर गलती भी तो हो जाती है उनसे। जैसे मैंने आज डांट दिया छोटे भाई को, और जोर से ही डांट दिया, तो फिर मुझे बुरा लगा मन के अंदर कि अभी तुम तो समझ रही हो, फिर तुमको ऐसे कैसे हुआ। तो फिर मुझे डर लग गया कि शायद मेरा ध्यान नहीं था उधर, तो इसीलिए हुआ। इसीलिए पूछना चाह रही थी भैया। डांटना कोई बुरा चीज नहीं है ना। कई बार बच्चों को डांटना भी पड़ता है। हम कौन से उद्देश्य से डांट रहे, ये मुख्य मुद्दा है। डांटना दो स्थिति में होता है ना। एक तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने डांट दिया, वो ठीक भी है ना। हमसे नहीं हुआ तो क्या करें, डांट दिया। हो सकता है कभी कुछ पिटाई भी कर दी। दूसरा है कि वो सुन नहीं रहा है, उसको सही रास्ते में लाना है, इसीलिए हमने डांट दिया। अब ये पति के साथ भी हो सकता है ना, बच्चे के साथ भी हो सकता है। पत्नियां पति को भी डांटती हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेट होना है वो नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, या ध्वनि आगे बढ़ाने से सामने वाला थोड़ा सुनता है, नहीं तो सुनता ही नहीं है। तो डांटना अपने में कोई खराब चीज नहीं। हाँ, हमारी अयोग्यता के कारण हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने डांट दिया, तो कोई बुरा नहीं है। सभी लोगों की यही स्थिति है, और हमको ये मानना चाहिए कि ये बहुत आगे तक, जिसको अवधारणा या समझदारी कहेंगे, वहां तक ये रहेगा, और वो एक लंबी यात्रा है। तो हमको अपने आप से भी अपेक्षा, जैसे हम जागृत नहीं हैं और हम अपने आप से जागृत आचरण का अपेक्षा करें, ये भी तो घातक हो जाएगा ना। ये ऐसे ही हो गया कि एक व्यक्ति फर्स्ट ईयर मेडिसिन में गया है और अपने आप से अपेक्षा करता है कि मैं 20 वर्ष के एक्सपीरियंस डॉक्टर जैसे उपचार करूं, नहीं हो पाएगा। उसको पता है कि तब तक वो गलती करेगा। एवरी डॉक्टर मेक्स अ मिस्टेक, हैज टू मेक अ मिस्टेक। ये संभव ही नहीं है किसी ने गलती की ही नहीं, है ना। जी 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 भैया। मैं आई सर्जरी के बारे में पढ़ रहा था कभी। हमारे यहाँ मेरे पिताजी का कुछ दिक्कत आ गया था आई सर्जरी में, कैटरैक्ट, वो भी सामान्य ऑपरेशन, तो सबसे सिंपल सर्जरी मानते हैं लोग कैटरैक्ट। कुछ लोग दिन में 40-50 भी करते हैं, मैंने सुना है। तो
साउंड आ रहा है? हाँ भैया। तो उसमें इन लोगों ने लिखा था डॉक्टरों के फोरम में, ऑनलाइन आजकल सब ऑनलाइन मिलता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि एक डॉक्टर ने कभी आई सर्जरी में गलती ही नहीं की। आप सोचिए किसी की आंख में आपने गलती कर दी, अब क्या करो? हो जाता है कभी कभी हाथ से, बिना अनजाने में हो जाता है। एवढा सब सरी बट यदि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं ऐसे ही अपेक्षा करूँ कि मैं इस प्रकार से ये करूँ, फिर तो ये दिक्कत करेगा ना मुझे। आई मीन सो जागृति के साथ भी ऐसे ही है कि हम, हमारी जो स्थिति है उसके अनुपात में ही हमारी आचरण होगी, इसकी अपेक्षा हमको करनी चाहिए। तो उसमें खराब लगने के जगह ये आएगा कि ठीक है, ये चीज अभी भी मेरे में बनी हुई है। उसका निदान क्या है? मूल में जो वास्तविकता है या वस्तु मुझे समझ में नहीं आया उसको समझना, उस पर ध्यान देने के लिए मुझे तत्पर होना पड़ेगा। नाम है अध्ययन। फिर अध्ययन क्या है उसको सोचना पड़ेगा, तो वहां जाना पड़ेगा। जी भैया, ठीक हो गया। मैं नहीं अपने आप से ज्यादा अपेक्षा रखूंगी। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, सही अपेक्षा रखिए। ठीक ठीक बात भैया। तो इन संबंधों को हमने परिवार में जीते के अर्थ में देखा था, तो उसमें कुछ परिभाषाएं नहीं आई थी जो नोट्स में है, उसको एक बार फट से पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे निकल जाएंगे। एक तो परिवार की आवश्यकता क्यों है, एक तो मानव शरीर परंपरा, दूसरा शिक्षा का अवसर, और तीसरा आगे उसमें हुनर आ जाए, है ना। शिक्षा का अवसर मतलब समझ, जो हमारा आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा व्यवहारिक जो बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, 2, 3 का ज्ञान बच्चे को परिवार में मिले, कुछ शिक्षा परंपरा से भी मिलता है, और हुनर भी मिल जाए। तो कुछ हुनर घर पे मिल जाएंगे, जैसे लड़कियां हैं तो उनको सब्जी काटना, साफ सफाई करना, लड़के हैं तो और टाइप के काम बचपन से ही देते ही। फिर स्पेसिफिकली कुछ ट्रेनिंग होती है हायर एजुकेशन में, बट वो परिवार में रहते हुए शिक्षित होता है। इज नॉट लर्निंग इन द कॉलेज, परिवार में रहते हुए कॉलेज से वो ग्रहण कर रहा है ना। हमारे परिवार के बाकी लोगों को भी नहीं पता रहता वो परिवार में क्यों है, सोचता नहीं आदमी। ये बात मुझे आश्चर्य करती है। आदमी पूरी जिंदगी जी लेता है, विवाह करता है, बच्चा, एक सेकंड के लिए उसमें विचार नहीं आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। उसी के अंदर दिखता रहता हो, लाइक अ फ्रॉग इन अ वेल। द फ्रॉग डजंट वंडर व्हाई आई एम इन द वेल, उसको दिखता ही नहीं है वेल, कुआं दिखता ही नहीं है ना मेंढक, उसी को अपना दुनिया मानता है, उसी में घूमता है, उतना ही दिखता है। तो मानव का भी इतना ही हालत है अभी। तो ये परिवार की आवश्यकता हमको समझ में आती है। परिवार क्या है तो हमने भैया आपकी हम्म, आवाज फंस रही है आपकी। अच्छा, कुछ करूंगा इसका, मैं भी इंटरनेट देखिए कल करता हूँ। फोन पे डाल के देखते क्या होता है। अब ठीक है? नहीं, अब ठीक है साउंड? हाँ ठीक है भैया। तो परिवार का यहाँ डेफिनेशन दिया है। तो परिवार की पर्पस क्या है? सो इफ योर चिल्ड्रन आस्क यू व्हाई शुड आई गेट मैरिड, या आप ये उत्तर दे सकते हैं। थोड़ा ड्राई सा उत्तर है, इसमें कंपेनियनशिप और ये सारी चीजें भी आप डाल सकते हो। मेरा जब विवाह करने का टाइम आया, मेरी फाइनली विवाह हुआ, तो कुछ लोगों ने पूछा मुझसे कि मेरा बैकग्राउंड सब समझ के, मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। दो तीन लोगों ने पूछ लिया, एक लड़की के माँ ने पूछा और दो लोगों ने पूछा लड़कियों ने कि फिर तुम विवाह क्यों करना चाहते हो। तो मैंने ये तीन उत्तर दिया, एक ने तो फोन ही पटक दिया। आंसर सुन के, और बाकी दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या आंसर है ना। मानव शरीर परंपरा और शिक्षा, इंग्लिश में बातचीत, सरल भाषा में रखा मैंने। 13-14 वर्ष हो गए इस बात को, 13 वर्ष पहले। इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, कंपेनियनशिप। अच्छा लगता है परिवार में रहना।
पति पत्नी का कंपेनियनशिप मिलता है और जिंदगी या जीवन जीने का कार्यक्रम मिलता है बच्चे होने से, या किसी के नहीं भी हो तो भी हो ही जाता है कार्यक्रम। तो परिवार का स्वरूप क्या है? निश्चित मानव समूह जो मानव लक्ष्य के लिए परस्पर पूरक है। तो परिवार का मतलब जो जन्म संबंध से आता है और वैवाहिक संबंध, दो संबंध दिखते हैं, तो ये परस्पर भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान के लिए पूरक होते हैं। मतलब इसको और सिंपल विधि से समझे तो रुचि मूलक आस्वादन भी पूरा हो परिवार में, मतलब भौतिक पक्ष भी पूरा हो, व्यवहार वाला पक्ष भी पूरा हो, बौद्धिक वाला पक्ष भी पूरा हो। ठीक, तो बॉक्सेस नंबर 1, 2 एंड 3, या जो भी नंबरिंग है, मैं भूल गया नंबरिंग का सीक्वेंस क्या था, 2, 3, 4, बौद्धिक, व्यवहारिक एंड भौतिक, तीनों ही तृप्तियां परिवार में हो पाए, ऐसा परिवार का स्वरूप होता है। और ये समाज से कटा हुआ नहीं। अभी हम समाज की ओर जाएंगे, अगला जो टॉपिक है परिचय शिविर में। तो परिवार समाज से कटा हुआ नहीं है। हम पहले भी देखे कि परिवार की जितनी आवश्यकता है इट इज वेरी इंटीग्रल विद सोसाइटी, पर ये केवल भौतिक विधि से इंटीग्रल नहीं है। समाज का जो लक्ष्य है वो परिवार से ही पूरा होना प्रारंभ होता है। समाज का लक्ष्य क्या है? मानव समाज का लक्ष्य, और प्रत्येक मानव का लक्ष्य, मैं समाधानित होना चाहता हूँ, बौद्धिक समाधान संपन्न होना चाहता हूँ, मतलब क्यों और कैसे का उत्तर, या समस्याओं से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी कुछ समस्या भौतिक है, कुछ आर्थिक है, कुछ व्यवहारिक है, कुछ मानसिक है, कुछ आध्यात्मिक भी समस्या हो सकती है। मेरी आध्यात्मिक समस्या का मतलब मैं इस बात से पीड़ित हूँ कि मैं कहाँ से आया, देवी देवता होते हैं कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं, भगवान अच्छा बुरा क्यों करता है, ये सब स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स है दैट पीपल हैव, सम पीपल हैव। बहुत लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होता है, दुनिया समझ नहीं आती है। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर दावा क्यों बोल दिया, भारत में हिंदू मुस्लिम झगड़ा क्यों हो रहे हैं, या यदि आप हिंदुओं के पक्ष में है तो मुस्लिम इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, क्या हिंदुओं के पक्ष मुस्लिमों के पक्ष में है तो फिर हिंदू इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। ये सब बौद्धिक इश्यूज समाज से संबंधित। बहुत लोगों को पेड़ पौधे कैसा पैदा होता है कैसा मरता पता नहीं चलता, उससे पीड़ित रहता है तो साइंटिस्ट बन जाता है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स को सॉल्व करता है। फिर व्यवहारिक समस्या होती है, वो तो सबको पता ही है ना, बाजू वाला फिजिसिस्ट अच्छा नहीं लगता है, नीबर अच्छा नहीं लगता, पति पत्नी में प्रॉब्लम है, बाप के साथ प्रॉब्लम है, सास के साथ प्रॉब्लम है। भौतिक समस्याएं होती है शरीर को लेकर, शरीर उपपटांग विधि से कुछ प्रॉब्लम आ गया शरीर में, ये भौतिक प्रॉब्लम है। या मुझे जो खाने को अच्छा लगता है घर पे बनाते रहे, ये भी एक भौतिक मटेरियल प्रॉब्लम। एंड देन यू कैन हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम व्हिच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अ मटेरियल प्रॉब्लम, है ना। फाइनेंस प्रोवाइड्स मैटर एंड enables certain services like शिक्षा, ट्रैवल। फाइनेंस अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस इतने प्रकार की समस्याओं से हम मुक्ति चाहते हैं। तो ये समाधान, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि, है ना, व्यवहार में अभय तथा मूल्य, ठीक, और आध्यात्मिकता में सहअस्तित्व पूरा समझ में आना। तो ये जो हमारे चारों बॉक्स हैं, यू कैन सी इट हियर, बौद्धिक, भौतिक, व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक। ठीक है, तो हम परिचय शिविर के पहले दिन से इससे प्रारंभ किए थे। यू कैन सी दैट हर एक टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक उसी से संबंधित है। ये हम सभी लोगों की लक्ष्य है, मानव लक्ष्य है। अभी तक हम क्या मानते हैं? केवल पैसा कमाना लक्ष्य, या लोगों के साथ अच्छा बातचीत करना लक्ष्य, या पढ़ना लिखना लक्ष्य। नहीं, ये सारे है ना। और ये केवल मेरे लिए नहीं, सभी के लिए लक्ष्य है मेरे घर में, चाहे वो जानते हो न जानते हो। तो इस लक्ष्य के अर्थ में मैं जब प्रस्तुत होता हूँ तो मेरा परिवार में जीना सार्थक हो पाता है, या कम से कम दोस्तों और अग्रसर हो पाता हूँ। और यही लक्ष्य संपूर्ण मानव का है, प्रत्येक मानव का ये यूनिवर्सल लक्ष्य है, और यही समाज का भी लक्ष्य है। तो ह्यूमन सोसाइटी वांट्स दैट एवरी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति में समाधान से सुख हो, प्रत्येक परिवार समृद्धि पूर्वक जी पाए, समाज में अभयता आ जाए। Nobody wants conflict. Even those who want conflict are trying to create conflict
सो दैट आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब केवल उसकी राज चले। सो एवरी वॉर इज फॉट फॉर पीस, नहीं? जैसे रशिया यूक्रेन पर हमला कर दिया, भाई मरते तक थोड़ी पुतिन झगड़ा करना चाहते, नहीं, वो जीतना चाहता है। हिटलर ने दावा बोल दिया, he didn't want an infinite war, unending war, a war that will end with peace according to him। ऐसा ही है ना? तो प्रत्येक कॉन्फ्लिक्ट जो विश्व के स्तर पर भी होता है वो विश्व शांति के अर्थ में ही होता है, उसके अनुसार विश्व शांति होती है। जैसे अभी ये जिहाद का प्रॉब्लम आ गया है ना, ये विश्व शांति चाहते हैं, अपनी विधि से चाहते हैं। इनका लॉ आएगा, शराया लॉ आएगा, फिर हर जगह इनकी मान्यता में जो है अल्लाह की बात चलेगी। सही हो गलत हो, वो चाहता है इसी को। कोई क्रिश्चियन विधि से चाहता है, कोई सनातन धर्म विधि से चाहता है। तो समाज में अभय चाहते हैं आप, हम भी यही चाहते हैं। हम रोड पे चलने जाते हैं तो हमारे में अभयता की स्वीकृति रहती ही। फिर उसमें जो भी कमी है हम बच्चों को बोलते हैं। जैसे मेरी बेटी अभी बाहर गई, बोली बगल वाले बिल्डिंग में जाऊंगी, तो मैंने कहा कोई बुलाने से मत जाना। 4-5 दिन में मैं बोलते रहता हूँ उसको, लड़की है। आज की समाज काफी बिगड़ी हुई है। हमारी स्ट्रीट में कई प्रकार के लोग, एक मंदिर बना दिया एक आदमी, तो लोग आते जाते रहते हैं। परंतु हम जो चाहते हैं वो अभय। तो कम से कम हमको भारतीय स्ट्रीट में चलते समय ये तो भय नहीं रहता है कि कोई मुझे बंदूक से मार देगा। हमको पता है ये किसी के पास बंदूक होता ही नहीं। तो इंडियन सोसाइटी इज मोर सिक्योर, मटीरियली सिक्योर वैसे। ठीक, उस पर और आगे बात करेंगे। और चारों अवस्थाओं में हम सहअस्तित्व को समझना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज यही इसी से संबंधित चर्चा है। आगे हम जाकर देखेंगे सहअस्तित्व शब्द और भी अर्थ में इसको समझेंगे। तो ये मानव लक्ष्य के अर्थ में है और पूरे समाज का लक्ष्य, यही मेरे परिवार का लक्ष्य है। इसलिए परिवार और समाज कटा हुआ नहीं है, दे आर नॉट एट अपोजिंग एंड्स। इट डजंट मीन कि एक व्यक्ति परिवार में जीता है तो समाज को त्याग देगा। हाँ जी बताइए, वर्षा दीदी हाथ में। भैया जी, जैसे यहाँ पर जो अभय शब्द आया है वो समाज के स्तर पर आया है, लेकिन एक फियर जो हमारे हमारे अंदर होता है, उस फियर को यहाँ क्यों प्लेस नहीं किया मानव वाले पार्ट में? वो समाधान में आ जाएगा। समाधान में जो तन प्राण भय होता है, मरने का भय, मान भय होता है कि मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, है ना। समृद्धि में धन भय पूरा हो जाता है ना। पद भय भी जो है अभयता या समाधान में पूरा हो जाता है। इसको पूरे मानव के जगह जब उसी को लेकर जाते हैं तो समाज में अभय, इसकी मतलब नहीं कि बाकी जगह अभय नहीं होगा। जीव जानवरों से भी अभय तो चाहिए। मैं मर जाऊंगा इससे भी भय, क्योंकि मरना तो है ही, इससे भयभीत होकर क्या करना है। ठीक इनको ठीक। आपके प्रश्न का उत्तर है, इट्स ऑल इंक्लूडेड। अभी टेबुलर फॉर्मेट में अलग दिखता है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी द टेबल्स डिसअपीयर। अध्ययन में एवरीथिंग इज इनसाइड एवरीथिंग। ठीक है जी। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल ठीक है। तो परिवार में जीने का स्वरूप कैसा होगा? संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। बाकी ये संबंध, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, है ना, कि प्रत्येक संबंध का एक क्रिया है। ये सब बात पूरी हो चुकी है, सो यू विल नॉट गो ओवर दिस। ये नोट्स आपके पास है ही। तो समाज में व्यवस्था पाठ, तो मानव मानव संबंध का एक दूसरा पार्ट है समाज में व्यवस्था। सो वी स्पेंड सब्सटेंशियल पार्ट ऑन परिवार में संबंध। अब समाज में व्यवस्था के साथ हमारा जो संबंध है उसको हम देखेंगे और उसमें वर्तमान समाज की थोड़ी सी समीक्षा भी करेंगे और होना क्या चाहिए उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो समाज में जीने की आवश्यकता क्यों, एक तो ये प्रश्न बनता है ना। हम अकेले क्यों नहीं जी सकते? इसका उत्तर है कि मानव सहअस्तित्व में ही है तो साथ में ही जीता है। तो भय मुक्ति के लिए भी मनुष्य समाज का गठन करता है।
है ना। लोगों का घर देखिए आसपास ही रहता है, बहुत कम ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ बहुत दूर दूर है। यूएस में मैंने देखा है, वेस्टर्न कंट्री में लोग बहुत दूर दूर घर बनाते हैं। भारत में देखिए एकदम चिपके चिपका 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 बना रहता है। ये भय का प्रदर्शन है। हमारा जो घर जो है पुणे सिटी में एक बिल्कुल पहाड़ से लगा हुआ, पीछे एकदम है ना बंजर जैसा है पूरा। तो कभी कभी कोई लोग पूछ लेते हैं तुमको डर नहीं लगता है कि पीछे से, भाई ऐसा सोचने से तो लगेगा कि कोई आ जाएगा। तो ठीक है, हम भी ताला मार के सोते हैं रात को। बट इस तरफ देखें तो पूरा शहर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घर हैं, 20-25 घर है इस लाइन में ऐसे ही अलग वाले। तो भय मुक्ति के लिए मानव समाज का गठन में आता है तथा मानव लक्ष्य को साकार करने के लिए व्यवस्था है मानव समाज, चाहे वो जानता हो न जानता हो। जाने अनजाने में आज समाज यही प्रयत्न कर रहा है। आप देखिए जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल वेल्थ, ग्लोबल जीडीपी, जाने अनजाने में समृद्धि की बात कर रहा है, एक्चुअली एक्यूमुलेशन की बात कर रहा है, संग्रह है ना, संग्रहित करने का या संग्रह करने का बात कर रहा है, उसको समृद्धि मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात है, देखिए अभ्यता की बात होती है। फिर ग्लोबल वार्मिंग और स्पीशीज ये हो रहा है, ये सब की बात होती है। और समाधान के लिए तो मानव जाति इससे तो समाधानित हुआ कि सूर्य भगवान नहीं है जो हमको चला रहे, है ना। हीलियम गैस से समझ में आ गया भगवान नहीं होता। पहले लोग मानते थे कि भगवान है, एक समाधान हुआ। तो आग से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी एक समाधान हुआ। ठीक, लोग बीमार पड़ते हैं तो फिर जो है मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी आविष्कार हुई तो उससे भी कुछ समाधान मिले। तो मानव लक्ष्य का जो ओवर आर्चिंग जो समग्र जो लक्ष्य है वो समाधान, समृद्धि, अभय तथा सहअस्तित्व के रूप में है। हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि हम होना चाहते हैं, देखते हुए होते हुए देखना चाहते हैं। समाज में अभय चाहते हैं तथा चारों अवस्थाओं में संतुलन या सहअस्तित्व को देखना चाहते हैं। चाहे ये हो पाए न हो पाए, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में इसकी कामना है ना। इसको हम एक एक करके देख सकते हैं। जैसे समाधान, भाई समाधान हम हर व्यक्ति के लिए चाहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए चाहते हैं कि केवल घर वालों के लिए चाहते हैं? ठीक, क्या लगता है आप लोगों को? केवल आप समाधानित हो जाए, आपके घर वाले हो जाए, केवल आसपास के लोग हो जाए, आपकी जाति वाले हो जाए, कि सभी लोग हो जाए? सभी लोग हो जाए भैया। तो ये एक स्वीकृति हमारे में दिखता है चाहने के रूप में, और ये प्रत्येक मानव में ऐसे ही, वैसे ही अभयता है ना। हम प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक परिवार में भी समृद्धि चाहते हैं। जब हम देखते हैं किसी को खाने का नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक, वैसे ही समाज में हम अभय चाहते हैं। समाज के किसी भी कोने में हम भय नहीं देखना चाहते। अभी क्योंकि भय है तो भय से बचने के लिए उपाय हम बना के रखते हैं। बड़े बड़े दीवार बना लेते हैं, कोई बंदूक रख लेता है, कोई तोप ही रख लेता है। भारत को तोप रखना पड़ता है। 1 लाख करोड़ के लिए एक S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदी भारत ने, या 75,000 करोड़ ऐसी कुछ है रशिया से, क्योंकि सामने वाले का कोई ठिकाना नहीं। परंतु हम चाहते हैं कि कोई ऐसा दिन हो जब ये इसकी आवश्यकता न लगे, है ना। वी वांट दिस एज अ सोसाइटी। वो कब हो पाएगा एक अलग मुद्दा है, पर चाहने के अर्थ में तो हम ये चाहते हैं। आज की स्थिति क्या है उसके पहले एक्चुअली ये देख सकते हैं कि इसका जो रास्ता है, पहले हर व्यक्ति में समाधान होगा या एक व्यक्ति में समाधान होगा, उससे समृद्धि की संभावना बनेगी। समाधान और समृद्धि के योगफल में समाज में अभयता का संभावना है। समाज में अभयता होने के बाद ही चारों अवस्थाओं में संतुलन दिखेगा, कितना भी टाइम लगेगा। क्रम तो यही, क्योंकि एक व्यक्ति में भी समाधान नहीं है या मानव में समाधान नहीं है और हम समाज में अभयता के लिए पॉलिसी बनाते जाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति की जो आचरण है उसके अंदर जो विकृतियां हैं वो व्यवहार और समाज में दिखेगा ही, बाहर निकलेगा ही। इसको कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज इनसाइड विल कम आउटसाइड।
So you have to change what is inside. अंदर जो चीज है उसको बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। व्यक्ति में समाधान नहीं है तो भयभीत रहेगा, वो पैसा इकट्ठा करते जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हाउ मच इज इनफ। हाउ मच इज इनफ, कितना पर्याप्त है, इसके लिए दो पक्ष, एक समाज वाला पक्ष है, दूसरा गणित वाला पक्ष है। 3 करोड़ पर्याप्त हो गया, 5 करोड़ पता पर्याप्त हो गया, 10 करोड़, उसके बाद भी भयभीत रहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का राक्षस, कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब झंझटें हैं। तो उसके लिए भी समाधान ही चाहिए, पता होना चाहिए कि ये सब कैसे काम करता है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करती है, उसके बिना हमारे में ये दिक्कत रहेगी ही। तो उसके लिए भी समाधान चाहिए। वो पैसा होने के बावजूद बाद भी परिवार की भौतिक आवश्यकता कितनी है उसके लिए भी समझ चाहिए। तो क्या आवश्यक है, अनावश्यक है, कितने में होगा ये भी नहीं पता चलेगा, तो वो अंतहीन चलता है, एंडलेस। इसलिए बिना समाधान का समृद्धि भी संभव नहीं है, बिना समाधान का अभय भी संभव नहीं है। समाधान, समृद्धि, अभयता यदि नहीं है समाज में तो प्रकृति का शोषण निश्चित है, जैसे अभी हो रहा है। वी डोंट केयर, इवन इफ यू केयर, उसके के बारे में करना क्या हमको पता नहीं चलता। वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। कुछ लोग करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं बाकी लोगों के साथ। एक्टिविज्म का मतलब ही है झगड़ा, नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो लोग अच्छा करने के लिए जाते हैं एक्टिविज्म के रूप नाम से, उनमें तनाव बढ़ता है क्योंकि समाधान मिलता नहीं, यूनिवर्सल समाधान मिलता नहीं, है ना। छुटपुट समाधान के लिए जाते हैं, इस तेल की फैक्ट्री को बंद करा दो, ये पॉलिसी को बदला दो, अच्छी चीजें हैं, परंतु जो नहीं करता है या उनके आड़े आता है उसके प्रति झगड़ा करते हैं, फिर विरोध बोल लेते हैं, उनके अंदर अशांति हो जाती है ना। तो अच्छा करने के चक्कर में अशांति को मोल लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो कुछ लोग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम करते हैं, है ना। कुछ लोग इक्वालिटी के लिए काम करते हैं, मेल फीमेल इक्वालिटी के लिए काम करते हैं। कुछ लोग चाइल्ड लेबर पे काम करते हैं, कुछ लोग पॉलिसी लेवल पे उसके समाधान के लिए सोचते हैं, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी हो जिससे पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो संसार को यदि देखेंगे तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और सब इसी के अंदर आपको दिखेगा। तो गरीबी को कैसे हटाएंगे भाई, अमीर से पैसा लेके गरीब को दे दो, क्या ये सोल्यूशन है? नहीं। पॉलिसी मेकर आपको बोलेगा ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक दिन अमीर का पैसा खत्म हो जाएगा, दूसरा गरीब आदमी जो काम कर रहा था अब और मांगने लगेगा, फिर वो भी अमीर ही बनना चाहेगा। सो जस्ट फोर्सफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विल नॉट वर्क। लोगों को काम भी करना चाहिए, तो इकोनॉमी को बढ़ाओ, जॉब्स क्रिएट करो, शिक्षा पे कार्य करो, घूम फिर के वही सब आ जाती है पूरी चर्चा। तो समाज की समस्या आज के दिन देखने जाएंगे तो जटिल है। ये सभी का जो मूल कारण है, सहअस्तित्व में जो असंतुलन है, प्रकृति में जो असंतुलन है, वो है समाज में भय। इसीलिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इसका शोषण कर रहे हैं। समाज में भय ये है क्योंकि परिवार में समृद्धि नहीं है, और समाज में भय तथा परिवार में समृद्धि का अभाव इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति है उन परिवार तथा समाज में, उनमें समाधान नहीं, उनमें भय है, भ्रम है, प्रिय हित लाभ की प्रवृत्ति। तो क्या चेंज होना पड़ेगा? ये न्याय धर्म सत्य के प्रति जागृत होना पड़ेगा मानव। एक लाइन, तो प्रिय हित लाभ की प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, उससे समृद्धि भी संभव है, अभयता की भी संभावना है तथा सहअस्तित्व की भी संभावना है। तो इसीलिए करने योग्य कार्यक्रम क्या है? समाधान का प्राप्ति, लंबे समय करने योग्य ना, हजारों वर्षों का यदि मैं प्रोग्राम बनाऊं, इफ यू वर टू मेक अ प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 5000 years फॉर ह्यूमन सोसाइटी, अभी अपने देश में पंचवर्षीय योजना बनता है, लेट्स मेक अ 5000 year प्लान। वो ये है, दिस इज वेयर वी वांट टू बी, लेट अस से 5000 years फ्रॉम नाउ। तो उसके लिए फिर प्रत्येक व्यक्ति में समाधान के लिए हमको समर्पित होना, जो समाज के लिए, समाज में उसकी सिस्टम। इसीलिए वो जीवन विद्या परिचय शिविर होता है, ये शिविर भी उसी के लिए, ताकि लोगों में जानकारी जाए कि ऐसी कोई वस्तु है, उपलब्ध है, उसको समझा जा सकता है ना। ये जीवन विद्या शिविर का उद्देश्य, समाज में ये किसी दिन हो। So I am speaking to you now so that 5000 years from now
in the hope that 5,000 years from now this will look like this. 1, 2, 3, 4 और 1,000 years, 5,000 साल यदि लंबा लगता है तो 1,000 वर्ष। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमको समाधान पे काम करना है। इसको पूरा करने के लिए एक योजना है, इसको 5 आयाम में रखा है। हाउ डू यू अचीव दिस ह्यूमन गोल, ये यूनिवर्सल सार्वभौम मानव लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए 5 आयामों में योजना है। सबसे प्रथम है समझदारी के लिए शिक्षा संस्कार योजना, है ना। दूसरा है स्वास्थ्य संयम, शरीर को बनाए रखने के लिए। तीसरा है उत्पादन कार्य, प्रोडक्शन एंड वर्क। तीसरा है एक्सचेंज सिस्टम, विनिमय एंड कोष, स्टोरेज एंड एक्सचेंज। चौथा है जस्टिस सिस्टम, आपस में जो भी मनमुटाव या कोई मतभेद हो जाए उसको ठीक करने के लिए। अभी भी आप देखेंगे भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं या अमेरिकन गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, इन्हीं 5 में से किसी एक में आ जाएगा। कुछ होते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, बट यू सी यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआर भी था भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर भी आ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन अभी इसमें बहुत है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब उत्पादन से संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक। भारत सरकार जूता भी बनाती है, लखनऊ के पास एक जूते का फैक्ट्री है भारत सरकार, है ना। बैंकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, न्याय सुरक्षा। तो समाज में हमारी जो भागीदारी है ये 5 में से किसी एक में होती है। हम जो भी काम करते हैं ना अभी, इट इज रिलेटेड टू दिस वन ऑफ दिस 5। आपका जो भी जॉब है, you will find that you are sitting inside one of these 5, knowingly or unknowingly, most likely unknowingly people do a job क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। इसके बड़े विजन को यूजुअली हम देखते नहीं, क्योंकि पैसा मिलता है और अच्छा लगता है और कुछ आता नहीं। इनफैक्ट मोस्ट पीपल डू द जॉब्स दे डू बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसी को पढ़ा वही आता है, जनरली यही होता है, और बदले में मिलता है पैसा। यदि पैसा हो भी जाए तो आदमी सोचता है कि घर बैठ के क्या करूं, इससे अच्छा नौकरी कर लूं, कुछ काम कर लूं। अभी तो स्थिति है ना। तो कोई यदि टीचर है तो फर्स्ट वाले में काम कर रहा है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी इन दिस मैनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग को तैयार कर रहे हो, मन में काम कर रहे हो। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो मेडिसिन में है, शरीर का देखरेख कर रहे हैं। सो जो शरीर का देखरेख कर रहा है, ही नीड्स अ टीचर, है ना, somebody to teach him, plus he needs somebody to teach his children। तो ये इंटरकनेक्शन हमको समाज में इसीलिए से दिखता है। अभी एकदम कटा हुआ सा लगता है, हमको लगता है मैं जी रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, दुनिया गया भाड़ में, बट ऐसा है नहीं, है ना। और ये क्लासिक एग्जांपल ऐसी चीज की कि ये बिल्कुल हमारे सामने है और हमको दिखता नहीं। Till somebody doesn't point it out, we don't become aware of it। अवेयरनेस का मतलब ही है जागृति। जो पहले से है वो हमको दिखना शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, इसी का नाम जागृति है। ठीक है ना। जो लोग प्रोडक्शन में है वो उत्पादन कार्य में, जो बैंकर है बैंकिंग सिस्टम में काम करता है, फाइनेंस सीए है, वो सब इधर बैठते हैं। ठीक। जो एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, और जैसे मेरे पिताजी थे मिसाइल साइंटिस्ट थे, जो न्याय सुरक्षा, आर्म फोर्सेस, इधर आ जाता है। तो पूरी जो मानवीय व्यवस्था है ये 5 आयामों में समेट के हम इसी से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो 5 है आज के दिन, somehow it is trying to achieve this, but उसको पता नहीं कि उसका लक्ष्य क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए भारत में गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, पूरी हल्ला, पूरी चर्चा इस पर बात होती है कि भैया जॉब्स कितने मिलेंगे, लोगों को खाने कितना मिलेगा, ये सब ठीक है, परंतु
बाकी लोगों में समाधान हुआ कि नहीं हुआ, तृप्ति हुई कि नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं ना। अभी ग्लोबल क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स की कुछ तो बात हो रही है, बट देयर इज नो सस्टेन, नो इंटीग्रेटेड व्यू है ही नहीं हमारे पास। तो हमारा जो अभी का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी लेकर 10 हेडेड लायन है ना, 10 दिशाओं में भाग रहा है, पुट टुगेदर एक होल के रूप में दिखता है। फिर इस बीच में भारत जैसे कंट्री के साथ हमारा प्रेम भी हो जाता है, मोह हो जाता है, तो भारत की ग्रेटनेस, जैसे शटल कॉक में कोई जीत गया, कोई थॉमस कप जीता बैडमिंटन में अभी 2 दिन पहले, तो हम सब भारतवासियों को अच्छा लगता है, हाँ हमारा देश जीता। ठीक। तो ये धरती को खंडित करने की दृष्टि से ये दिखता है। अखंड विधि से यदि धरती को हम देखने जाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि भारत इंडोनेशिया पर जीता बैडमिंटन। क्या मतलब हो गया उसको? कुछ नहीं। वो भी आदमी है, ये भी मानव है, दोनों समाधान समृद्धि अवश्य ऐसे तो होना चाहते हैं। एक दूसरे का गला काय को घोट रहे हो बैडमिंटन के चक्कर में? खेलो बैडमिंटन, कोई दिक्कत नहीं, अपने आंगन में खेलो। But again, these are controversial things, है ना, because we are so used to these things, like sports, for example. Countries के बीच में sports, कभी समझ नहीं आया, दर्शन की पहले भी नहीं समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, है ना। पाकिस्तान बॉल फेंकेगा, भारत उसको स्टेडियम के बाहर मार देगा, फिर एक आदमी उसको लेकर आएगा, फिर ये फेंकेगा, फिर इसको मार देगा। इसका नाम है क्रिकेट। ये समाधान समृद्धि हमेशा अस्तित्व में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है सोचने का बिंदु बनता है। ठीक है भैया जी, ऐसे तो फिर मूवी देखने में अगर समाधान नहीं मिल रहा है या अस्तित्व की कोई बात नहीं है तो वो भी गलत हो गया। ये किसी मूवी में, हाँ हाँ, मूवी भैया। हाँ अभी देखिए मूवी क्या है, एंटरटेनमेंट है। हाँ, क्या सोचना हमको पता नहीं है, या हम जो सोच रहे हैं उसको सोच के हम थक जाते हैं। कोई एक अजीब सा कल्पना बनाया रहता है, उसको लोग एक्टिंग करते हैं, उसका नाम मूवी है। उसको हम पैसे देते हैं, उस कल्पना को अपने अंदर डालते हैं, उतनी देर के लिए हमको अच्छा लगता है, फिर वो भूल जाते हैं, इसका नाम मूवी भैया इसी के साथ, है। हाँ भैया, मूवी का तो फिर भी समझ में आ जाता है कि उसका कुछ मतलब प्रयोग नहीं है। लेकिन भैया ड्राइंग जैसे है और चित्रकारी और पेंटिंग जैसा है, तो भैया जी उसका तो उसको मतलब बनाने से तो अस्तित्व या कोई मानवीय आचरण जीवन समझ में नहीं आता है। तो भैया जी ये ड्राइंग करना या पेंटिंग करना, क्या ये मतलब यूजलेस क्रियाएं हैं मानव की? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो छोटे बच्चों में देखते हैं, जैसे अभी मेरी बेटी आई थी ना, बोर हो रही थी, उसको कोई मानव लक्ष्य पीछे कुछ नहीं बोला मैंने अभी तक। मुझे बोली कुछ तो दो करने के लिए, पेपर ली, मैं 5 प्रकार का पेन लिया, कुछ तो गोल गोल बनाई, कुछ आकृति बनाई, ड्राइंग की, बोर हो गई, भाग गई। तो ये बच्चों में नेचुरली आता है, तो बड़े होने के बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को आवश्यकता महसूस होती है उनके भावों को पेंटिंग के द्वारा व्यक्त करने का, वो ठीक ही है, मानवीय संस्कृति के लिए एक उपयोगी चीज है, उसके द्वारा अच्छी चीजों को भी व्यक्त किया ही जा सकता है। सो दीज आर गुड थिंग्स फॉर जी ह्यूमन, है ना। एक तो बोर्डम से मुक्ति के लिए कुछ लोग करते हैं ड्राइंग, मैं तो नहीं करता, बचपन में मैंने भी किया है ड्राइंग, अच्छा लगता था। अब मेरे को उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, बट किसी को लगता है तो कोई बुरा नहीं है। हाँ, ये दिक्कत है कि फिर हमने उसको 50 करोड़ में बेचा, 100 करोड़ में बेचा, वो सोचने का मुद्दा है। सही बात भैया। अब भैया ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे हम कोई पेंटिंग बना रहे, से यूजुअली मैं भी बनाती हूँ, तो नॉर्मली मेरे ये आता है कि बनाकर किसी को देना है ऐसा, तो शायद उसमें भाव की प्रधानता है हाँ, शायद, और भाव है तो फिर मानव से पहुंच रहा है, तो शायद वो संबंध का निर्वाह है एक अलग तरीके से। बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल। भैया ठीक। तो ये भी है, हमने किसी को एक गिफ्ट के रूप में कोई चीज दी, तो ये कलात्मक चीजें उसके लिए उपयोगी।
तो बोर्डम से मुक्ति के लिए भी ठीक है, तो जस्ट कीप oneself occupied। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि करने से शांति मिलती है, कुछ कंसंट्रेशन मिलता है, पेंटिंग करने से मेडिटेटिव ऐसा लगता है उनको, तो ठीक ही है, वो कोई बुरा नहीं है उसमें। जो आपने कहा किसी को गिफ्ट करने के लिए आपका कोई भाव व्यक्त होता हो, बढ़िया आपने हाथ से कुछ बना कर दिया, पेंटिंग, स्कल्पचर, कुछ भी हाथ से कोई चीज बना कर दी, तो ये भी अच्छा ही लगता है। तीसरा, ह्यूमन कल्चर में कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए। पास के कल्चर जैसे अभी पूना में किसी सबवे के थ्रू जाते हैं तो यहाँ के लोग पहले कैसे रहते थे, उस पर पेंटिंग वेंटिंग बना के रखा है, तो कुछ कम्युनिकेट, देखता कुछ नहीं, आजकल तो लोग थूकते हैं उसके ऊपर पर वो बना रहता है संस्कृति के अर्थ में। भैया इसी में म्यूजिक को लेकर थोड़ा सा आप कहिए, म्यूजिक की उपयोगिता को लेकर। म्यूजिक सुनना और मतलब कितना सहअस्तित्व उपयोगी है। उपयोगी है ही, देखिए जब तक आवश्यकता है म्यूजिक तो ठीक ही है, जब तक हम किसी दूसरे का चुरा के नहीं सुन रहे हैं, ये इतने आवाज में नहीं सुन रहे हैं कि सामने वाले के कान में दिक्कत हो, तब तक म्यूजिक ठीक ही है। म्यूजिक को यदि देखेंगे तो 3 भाग आता है म्यूजिक का। एक को कहते हैं लय या ताल, जिसको बीट्स को कहते हैं। तो म्यूजिक में जो बीट्स वाला पक्ष है, उसको सुनने से हमारे अंदर कुछ संतुलन टाइप की फीलिंग आती है जो अच्छा लगता है। तो प्रॉब्लम इज वो बंद होने से बंद हो जाती है। दूसरा है स्वर, जिसको राग कहते हैं। राग में भाव भी शामिल हो जाता है, और जो मूल राग है, जैसे 7 राग मानते हैं भारत में, वो जीवन के जो हायर फैकल्टीज हैं चित्त तक पहुंचता है। और गायन या म्यूजिक का तीसरा पक्ष है, उसमें जो उपयुक्त भाषा और उसका जो अर्थ है। तो केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भाषा नहीं, एक प्रकार का भाव देता है। तो आप वायलिन सुनेंगे तो अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, वायलिन में ही बहुत सारे ट्यून होने तो अलग अलग भाव उत्पन्न करता है हमारे में, एक सैडनेस, एक हैप्पीनेस, है ना, एक सोचने के लिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी ऐसे ही है, हिंदुस्तानी है, कर्नाटिक बोलते हैं, साउथ के स्टाइल को कर्नाटिक बोलते हैं, नॉर्थ के स्टाइल को हिंदुस्तानी बोलते हैं। फिर जो बीट्स वाले म्यूजिक है वो अलग टाइप का है ना, आदमी ऐसा सर हिलाते रहता है बीट सुनते हुए तो मन किसी बीट में लग जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो अच्छे लगने के अर्थ में है ये सब, अच्छा लगता है सुनने से, गायन से। तो भाषा जो केवल इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता है, और भाषा के साथ जब होता है तो उसके अर्थ से भी हमारे अंदर कुछ भाव बनते हैं। अब यहाँ पर सोचना चाहिए कि ये जो अर्थ है ये मान्यता की ओर है कि अमान्यता की ओर। यदि प्रिय हित लाभ है ना, ये अभी मेरी बेटी अभी गा रही थी, एक ट्यून हम कर रही थी, मेरे सामने वाले खिड़की में कुछ तो का टुकड़ा रहता है। अब मुझे अपने बचपन से ये गाना याद है, ये किसी हिंदी पिक्चर का गाना है, जबकि मैं हिंदी पिक्चर देखा नहीं हूँ, कहीं तो सुनने में आ ही जाता है। तो मैंने उसको पूछा तुमने कहाँ से सीखा, तो उसके बगल में और एक उसकी सहेली बेटी थी जो हमारी कॉलोनी में रहती है, हमारे मैंने पड़ोस की बेटी है, वो गा रही थी, मतलब उसने कहीं सुना। अब मुझे वो सडनली याद आया कि ये जो गाना है कोई आदमी किसी शायद महिला को देखकर गा रहा है कि मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा बैठा है ना। तो ये तो एक तो मोह का गाना है, ठीक, एक पुरुष महिला के प्रति उसके सीन को यदि हम सोचेंगे तो मेरी बेटी को उसका अर्थ नहीं पता है। दूसरा, इट डजंट मेक सेंस, चांद का टुकड़ा खिड़की के सामने कैसा बैठा रहेगा, चांद तो ऊपर टुकड़ा होता नहीं। So ठीक है। this is a second problem with it, right? So ये जो अर्थ है, the tune is nice, but the meaning is nonsense and it is unnecessary. यस कौन सी भैया। विधि से? ये न्याय धर्म सत्य विधि से। यदि हम जीव चेतना विधि, प्रिय हित लाभ की विधि से सोचेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग प्रेम चाहते ही है ना। तो प्रॉब्लम हैपेंस जब तुम्हारी बेटी को देखकर कोई गाएगा ना, तब हम नहीं चाहते हैं। गाना जब तक वो ऑडियो में चलता है, टेप में, हमको अच्छा लगता है, उसका जब रियलिटी वर्जन आ जाता है हमको खराब लगता है। आपकी बीवी को देखकर कोई ऐसा गाएगा तो आप पकड़ लोगे उसको Nobody wants their daughter or wife or mother to be at the receiving end of such a song.
but we will say such a song was good. And when you try to sing it someday, वहां से चप्पल जूता निकलेगा बाहर. आप ट्राई करो, किसी को देखकर अपने कॉलोनी में ट्राई करो, even if you are unmarried and you see somebody, some girl, and you start singing the song, you will be in jail the next day. It is not practicable also, right? और यदि कोई लड़की पटाने का भी प्रयत्न कर रहा है, it will fail. No girl wants to be sung like that. So, ये सॉन्ग ना जीने में आता है, ना आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना ये डिजायरेबल है that somebody sings it to you, and it is unreal also. So the meaning of the song is nonsense. It is undesirable for humans and it is unrealistic. चांद का टुकड़ा होता नहीं. So you have to make songs that are desirable for humans and that are also not unrealistic, that are realistic. ये कोई सोच पीछ के तो कोई गाना बनाता नहीं. जो गाना लिखता है उसको पैसा मिलने वाला है इसीलिए लिखता है. जो गाने वाली है उसको गाने से अच्छा लगता है और पैसा मिलने वाला है इसीलिए वो गाती है या गाता है. दुनिया का भला हो उसके लिए कितने लोग गाना लिखते हैं? बहुत कम. कुछ कुछ लोग लिखते हैं, उनको संत बोलते हैं, फिर उसको गायक नहीं बोलते. नहीं, संतों ने कुछ अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, मानते हैं, ऐसे लोग मानते हैं. वो पैसा के लिए नहीं लिखे रहते थे. भैया जी, मूल में आप ये कहना चाहते हैं कि अगर संगीत में जो शब्द यूज हो रहे हैं वो कोई सही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, न्याय धर्म सत्य को देखते हुए, तो वो संगीत सार्थक है, या वो फिर वो भी जो भी हमारा म्यूजिक का दुनिया है वो सार्थक है, और वो प्रिय लाभ को अगर मोटिवेट कर रहे हैं या उस दिशा में है तो फिर वो निरर्थक है, ऐसा। और अब चित्र वाली बात में हमने ये समझा कि भाव दे रहे हैं तो वो मूल्य का निर्वाह या भाव की प्राथमिकता को ही देख रहे हैं। ठीक बात है। या शिक्षा के लिए भी उपयोग कर सकते हैं. कई बार केवल एक सेलिब्रेशन के रूप में भी होता है. एवरी टाइम यू नीड नॉट ड्रॉ बिकॉज आपको कुछ देना है, आप बनाकर डाल दे, अच्छा लगता है. ह्यूमन कल्चर का एक भाग है वो. पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, इट्स एन एक्सप्रेशन. और ठीक ही है, वो कोई गलत नहीं है उसमें. नहीं, एक मिनट में आया. आप लोग भी एक ब्रीजर लीजिए. आई बी
कंटिन्यू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे शिक्षा संस्कार व्यवस्था को। शिक्षा का तात्पर्य क्या है, यहां पर लिखा नहीं है। शिक्षा संस्कार को ट्रांसफर करने की पद्धति है। संस्कार का मतलब है समझ। हमारे अंदर जो स्वीकृतियां रहती हैं इसी का नाम संस्कार है। तो जब सही के अर्थ में यह संस्कार रहता है उसका नाम सुसंस्कार होता है। मनुष्य का या मानव का संस्कार पूरा कब होता है, जब उसमें समाधान योग्य सूचना या जानकारी या समझ आ जाए। तो हमने ये देखा बहुत प्रारंभिक क्रम में ही कि हमारे जीने का ये सारे 4 आयाम, आध्यात्मिक, बौद्धिक, व्यवहारिक तथा बौद्धिक, और इसको समझने जाते हैं तो फिर चारों अवस्था, माने प्रकृति को भी समझना पड़ता है, मानव के साथ संबंध को भी समझना पड़ता है, समाज के साथ भी संबंध समझना पड़ता है, स्वयं को भी समझना पड़ता है, इन सब में अंतर संबंध को भी समझना पड़ता है। तो ये सभी वास्तविकताओं के प्रति मुझ में जो स्वीकृतियां हैं, जो एक्सेप्टेंसेस है, जो स्पष्टता है, जो क्लैरिटी है, इसका नाम है संस्कार। यही यहाँ पर लिखा है 4 स्तर पर व्यवस्था की समझ की स्वीकृति एवं इसके अनुरूप जीने की तैयारी है, निष्ठा है जीना। शिक्षा क्या है, इसको ट्रांसफर करने का जो पद्धति है, जो मेथड है, ये शिक्षा है ना। क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन इज एक्चुअली द मेथोडोलॉजी बाय विच दिस संस्कार इज ट्रांसफर्ड। उसमें 3 भाग आ जाएगा, सीखना, करना तथा समझना। तीनों को ट्रांसफर की जो पद्धति है वो शिक्षा है। तो ये शिक्षा की वस्तु संस्कार के रूप से समझ में आती है। शिक्षा वो पद्धति है, व्यवस्था को समझने की पद्धति है, प्रक्रिया। जैसे एक व्यक्ति में समझ या संस्कार है, किसी दूसरे में यह संस्कार या समझ चले जाए, इस प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। तो हमको जब शिक्षा मिलता है तो हमारे में संस्कार होता है। दूसरे भाषा में शिक्षा का फलन संस्कार। तो शिक्षा में देखें तो, और ये शिक्षा के अर्थ में भी देख सकते हैं, और हमारे घर में जो बच्चे हैं उसके अर्थ में भी हम हमारे लिए चर्चा थोड़ी उपयोगी रहेगी कि हर बच्चा में जन्म से या हर बच्चे में जन्म से 3 प्रवृत्तियां दिखती है। एक तो वो न्याय चाहता है, वो न्याय क्या है जानता नहीं है ना। दूसरा वो सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। तीसरा सही बोलना और समझना चाहता है। हर बच्चा वो न्याय अपने अनुसार चाहता है, एक अलग चीज। तो हमको क्या करना है, हमारे व्यवहार से उन्हें न्याय प्रदान करें या उसकी शिक्षा भी दें। तो व्यवहार का शिक्षा केवल बोलने से नहीं होगा, हमारे व्यवहार से ही होगा। जैसे एक मेडिकल डॉक्टर को सर्जरी सीखनी है तो किसी सर्जन को लाइव सर्जरी दिखानी पड़ती है, तब वो सर्जरी सीखता है। किसी बोर्ड पे सर्जरी ड्रॉ कर दिया उससे नहीं होता है। किसी व्यक्ति को सिविल इंजीनियर बनाना है तो वो लाइव ब्रिज बनाने के प्रोसेस को देखना पड़ता है उसको। वो शिक्षा का भाग है, यू हैव टू सी इट लाइव। वैसे ही न्याय या व्यवहार भी केवल बोलने से या शब्द देने से नहीं होगा, इट हैज टू बी लाइव। तो उसके आसपास उसको दिखना चाहिए, है ना, तब वो उन शब्दों को कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर, टॉल कॉलिंग है ना, बड़ी एक आवश्यकता है। दूसरा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, तो उसको समझते हुए हम उसकी योग्यता को विकसित करें, अवसर दें। इस शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य। तीसरा, हर बच्चा सही बोलना और सही समझना चाहता है, तो अच्छा बोलना या सही बोलना तथा सही को समझाने के लिए उसमें हम प्रवृत्ति को बना सकते हैं। फिर कितना बच्चा इन तीनों में से कितने को कर पाता है, कैसे अप्रोच करता है, हर बच्चे की अपनी एक प्रवृत्ति या पूर्व संस्कार होती है। एक पूर्व संस्कार भी होता है जो उसका स्टार्टिंग बेस होता है, और साथ में उसकी एक सीखने की प्रवृत्ति होती है, वे ऑफ लर्निंग। उस बच्चे में इसको पहचानना पड़ता है। फिर उसके अनुपात में हम इन 3 चीजों का भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम समझे हैं उसको समझाना, वो जीने में आ जाए या समझना। तो क्रम क्या हो गया, हम समझते हैं, हम जीते हैं, हम समझाते हैं,
तो सामने वाले में समाधान और सुख यानी कि संभावना बनती है। हम सीखते हैं, हम करते हैं, फिर हम सिखाते हैं, तो उससे समृद्धि की भाग बनती है। अभी की शिक्षा में देखेंगे तो इस पर अधिक ध्यान है, फिर भी समृद्धि के भाव पर ध्यान नहीं है। ऊपर वाला लगभग गोल है। कुछ लोग शिक्षा में एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं, पर अभी के शिक्षा के रिएक्शन के रूप में ट्राई कर रहे हैं। अभी की शिक्षा में जो गलती है उससे दूर भागने के क्रम में परिभाषित है अभी की शिक्षा का ऑल्टरनेटिव स्पेस में जितना भी मोटा मोटी एक एग्जाम वो है ऑब्जर्वेशन। परंतु वास्तविकता के अध्ययन से ये उपजा है ऐसा नहीं। तो ये एक बड़ा भेद है यहाँ जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन में जो शिक्षा की वस्तु जो प्रस्तावित की गई है तथा अभी जो अल्टरनेटिव स्पेस में या वैकल्पिक शिक्षा में जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, दोनों में ये यथार्थ को समझ के उसको रखने का प्रयत्न है। और मैं समझूंगा या मैं कह सकता हूँ कि अभी भी एक प्रिपरेटरी प्रारंभिक क्रम में है, प्रारूप के स्टेज में ही है। यहाँ पर जो सोच विचार यहाँ पर मतलब इस दर्शन के अनुरूप शिक्षा को देने की जो भी सोच विचार है, प्रयत्न है, तैयारी है, बहुत लंबा कार्यक्रम है ये। तो आज के दिन ये भैया हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ बोलिए। एक अब जैसा प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम जैसे मैं फेस कर रहा हूँ, आई हैव टू गेट माय डॉटर एडमिटेड टू अ स्कूल, तो उसमें एक्सपेक्टेशन मतलब नील रखें कि जो स्कूल से वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि स्किल वाला भाग ही मिलेगा। अब वहां से संस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब आई हैव टू लोअर डाउन माय एक्सपेक्टेशन कि संस्कार देने का बड़ा जिम्मेवारी मेरा है। हाँ बिल्कुल, संस्कार तो परिवार से ही मिलेगा। और आप अभी के जिस हिसाब सोचेंगे, देखिए बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो जाएगी, परंतु इसमें जो आपको सही लगता है, संस्कार तो देखिए पहले से भी हमको घरों से ही मिला। हमारे में जो संस्कार है वो घर से ही मिला हमको। स्कूल में कौन पढ़ाया संस्कार? माँ बाप का देखभाल करो, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है ना? भाई से झगड़ा मत करो, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है? ये हम घर में बड़े होते होते हमारे में स्वीकृति आ जाती है। और बाद में मीडिया में हम देखते हैं अमेरिकन सीरियल में कि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं। ये हिंदी पिक्चर में देखते हैं कि अमिताभ बच्चन और दूसरा भाई जो है एक दूसरे को तमाचा मार रहे हैं और बंदूक से मार रहे हैं। वो सब हमारे खोपड़ी में आ जाता है। फिर ये दोनों के मिश्रित स्वरूप में फिर हम जीते, ये हमारी संस्कार है। तो अभी भी जो जीने के लिए जो संस्कार है, जो व्यवहार शिक्षा है, ये घर से ही मिलता है। यहाँ पर व्यवहार शिक्षा के मूल में जो वास्तविकता है उसके बारे में अपन यहाँ पर रखे हैं दर्शन में। तो वो भी बच्चों को फिर कैसे पहुंचाना है, ये अपने में एक कला है ना, एक ज्ञान है। बच्चे को बिठा के हम भैया बेटा 7 संबंध है, 8वां संबंध है या 10वां मूल्य उसको रटा देंगे, उससे नहीं जाएगा। सो हाउ टू कम्युनिकेट इट इज है ना, इट हैज टू बी डेवलप्ड। एक इसको व्यवहार विद्या बोलते हैं। दूसरा एक विद्या है इसके पूर्व में जीवन विद्या, ये भी घर पे ही मिलेगा। अभी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाने वाला है जीवन विद्या। मैक्सिमम आत्मा विद्या पढ़ाएंगे। आप रिलीजियस स्कूल में भेज दो, बोलेगा आत्मा हूँ, ठीक। फिर वो बच्चा बोलेगा मैं आत्मा हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। तो कौन खा रहा है? आप खा रहा है कि बच्चा खा रहा है? ठीक। तो जीवन विद्या, तो जीवन विद्या को घर पे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी 20 साल की शिक्षा है, आप 1-2 दिन में नहीं दे सकते। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो बच्चे से पूछना पड़ता है वो कहाँ गया, फिर बोलना पड़ता है उसका शरीर खत्म हो गया, जीवन है। तो बच्चे को दिखता है अच्छा कुछ तो है, शरीर के बाद भी कुछ बचता है, बच्चे में ये चले जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा उसमें और तर्क और विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है 9 वर्ष का, 10 वर्ष का, 11 वर्ष का। उसके बाद फिर जीवन क्रियाओं के बारे में धीरे धीरे उठते बैठते है ना। कभी कभी बताना पड़ेगा, उसके लिए हमारी भी स्पष्टता चाहिए। हम ही को पता नहीं है तो क्या बताएं। तो ये जीवन विद्या। फर्स्ट है व्यवहार विद्या। व्यवहार विद्या में संस्कृति, सभ्यता, ये सब आ जाता है। दीपावली के दिन हम नहाएंगे, फिर इसके ये दिन हम प्याज नहीं खाएंगे, ये दिन लहसुन नहीं खाएंगे, या कोई मुर्गी खाता हो तो इस दिन हम मुर्गी नहीं खाएंगे, है ना। बहुत लोग भारत में ऐसा मानते हैं किसी दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे। जो नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। इसके भी विचित्र कॉम्बिनेशन है। हमारे पहचान के एक व्यक्ति हैं, वो किसी एक क्षेत्र के हैं भारत के, उसमें किसी एक जाति के हैं।
तो वो बोले कि हमारे यहाँ जब त्योहार होता है तो चिकन बनता है बिना प्याज लहसुन का। तो मुझे बहुत मजेदार लगी, है ना। ये सब व्यवहार शिक्षा में ही आता है। तो प्याज लहसुन खाना नहीं खाना इसको पकड़ लिया, चिकन नहीं खाना इसको छोड़ दिया। तो इस टाइप की चीजें। तो व्यवहार विद्या के साथ जीवन विद्या। तीसरा है वस्तु विद्या। वस्तु विद्या शिक्षा स्कूल में मिलती है। एक्चुअली वस्तु विद्या भी नहीं मिलती है स्कूल में। अप टू द एज ऑफ 18 जो मिलता है जानकारी मिलता है, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज, English, physics, chemistry, English and let's say Hindi and all other languages. Mathematics is also a language. Logical reasoning develop होता है बच्चे का. Information awareness and memory ability. These are good things in today's education. Discipline. Children are very hard to discipline. जो लोग होम स्कूलिंग करते हैं, मैं सोचता हूँ कि कैसे डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को। नियंत्रित करना बड़ा कठिन। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही राउडी, मेरी बेटी तो एकदम राउडी, उसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन। एक बात नहीं सुनती है, आवाज आ गया, कुछ आगे बच्चे उसको मिल गए, चिल्लाते चीखते घर आ गई है। तो विद्याशाला में जाके ये सब नियंत्रित होता है। सो दीज आर गुड थिंग्स इन टुडेज एजुकेशन। बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि भाई फिर हम कैसा करें, तो जीवन विद्या और व्यवहार विद्या का बचा हुआ पाठ घर पे करना पड़ेगा। वस्तु विद्या का सेवा और हाथ पैर से करने वाला काम भी घर पे करना पड़ेगा। किसी भी स्कूल में हाथ पैर से काम करना सिखाते ही नहीं है, केवल बोलना और पढ़ना लिखना सिखाते हैं, कोई काम नहीं रहता हाथ पैर से। ये तीनों जगह पर हमको घर पे काम करना पड़ेगा। जीवन विद्या तो पूरा ही करना पड़ेगा। व्यवहार विद्या में संबंध और समाज तक उसका संबंध को बताने में यू बी हैव टू बी एट इट फॉर 20 years। 5 साल के बच्चे को क्या बताएंगे समाज के साथ संबंध, अस्तित्व के साथ संबंध, नहीं बता सकते। So you see, parenting is a very long process. If you have to communicate everything, जो हम इस क्या है 40 घंटे के शिविर में यहाँ बात कर रहे हैं, it is going to take you 15 years. Correct. Over a period of time. और भैया मैं ऐसा मेरे इमेजिनेशन में ऐसा सोचता था कि जैसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, पुल बनाना है, तो हमने इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बना दिए, इतने सब्जेक्ट्स बना दिए, बट इतना जब व्हेन यू बिकम अ हस्बैंड और यू पेरेंट, मतलब आफ्टर आई गॉट मैरिड, तो आई यूज्ड टू थिंक कि पेरेंट बनना है तो ऐसा कुछ पेरेंटिंग का भी तो मतलब इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बट देयर इज नो मैनुअल फॉर दिस। तो अब आई थिंक इसमें ये दिख रहा है कि मतलब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेबल आंसर दिख रहे हैं, बट ऐसा कुछ मैनुअल है कि मतलब कौन से फेज में क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मतलब ये तो मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने आप कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि व्यवहार बोल के तो नहीं देखा। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, मतलब समवेयर डाउन द लाइन जब सबकॉन्शियसली व्हेन यू रिफ्लेक्ट, तो वहीं से ही आप भी सीखते हो कि क्या सही है क्या गलत है, एंड देन यू इम्बाइब सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बट ऐसा कुछ मतलब कोडिफाइड या कि कौन से, जैसे अभी आपने काफी ये अच्छा बताया कि व्यवहार विद्या तो घर देना पड़ेगा, बट कौन सी एज के बाद शुरू करें, कौन सी एज के बाद जीवन की बात शुरू करें, या कौन सी एज में वस्तु की बात शुरू करें। मतलब सब्जेक्ट वाइज तो वो अक्षर ज्ञान और ये सब तो स्कूल सिखा देगा, बट ये वाले जो एस्पेक्ट्स है वो स्कूल इतना फोकस शायद नहीं कर पाए। हाँ नहीं, ये तो अभी सब वर्क इन प्रोग्रेस है ना। अभी के लिए जो एग्जिस्टिंग मटेरियल जो है, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी है, माने वो आप मेन वेबसाइट जाएंगे ना, मध्य दर्शन वेबसाइट में जाके आप लाइब्रेरी जाएंगे तो उसमें आपको एक स्टूडेंट्स लाइब्रेरी मिलेगी, उसमें एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल है। तो उसमें एक तो और नागराज जी का भी लिखा हुआ, वो उनकी अलग लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स ने जो लिखा है अलग लाइब्रेरी, यू विल फाइंड इट ऑन दैट साइट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो नागराज जी के द्वारा कक्षा 1 से 10 तक चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक पाठ्यक्रम लिखा है तथा शिक्षा पर कुछ कोर चीजें लिखी है, उसको आप पढ़ सकते हो। साथ जो स्टूडेंट लाइब्रेरी है उसमें क्लास 1 to क्लास 10 के हिंदी में टेक्स्ट बुक्स डेवलप किए हैं कुछ लोगों ने, है ना, क्या क्या पढ़ाना है, कौन से क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, इसको आप देख सकते हो। इंग्लिश में चीजों को बताने के लिए कुछ करिकुलम डेवलप हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो, बट ऑल ऑफ इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, बट लुकिंग फॉर अ वेरी रोबस्ट मैनुअल
उसमें कुछ मैनुअल्स भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं, बट यदि कोई बहुत रोबस्ट मैनुअल है, आई वुड से इट इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। अलग अलग लोगों से बात करके आपको वो चीजें स्पष्ट होगी। और दर्शन में भी जो चीजें हैं वो माने कैसे लोगों को ये करे, ये भी धीरे धीरे ही आएगा। तो बट इन अ नटशेल यदि देखें जो आपका प्रारंभिक वो था, बिकॉज दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच आई टू फेस्ड जब मेरे बच्चे की एडमिशन की बात हुई, तो मुझे दो तीन चीजें ध्यान में आई। एक तो कोई ऐसा स्कूल हो जहां पर अभी बहुत सारे ऐसे बीच के स्कूल्स आ गए। बीच के स्कूल्स का मतलब है कन्वेंशनल स्कूल, बट केवल एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते, को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देते हैं, तो स्विमिंग, स्पोर्ट्स, ये सब है ना। तो एक बीच का एक सॉल्यूशन है जो बहुत एक सेफ सॉल्यूशन है। फिर कुछ स्कूल्स में मैंने देखा फिर वो अलग फिलॉसफी होता है, अलग ही विचारधारा होता है, उसमें शिक्षा का उद्देश्य को ही अलग मानते हैं। तो उसमें कुछ चीजें जो अभी के शिक्षा सिस्टम में अच्छे नहीं है, उससे मुक्ति पाए हैं लोग या उससे दूर रहते हैं। सर्वप्रथम है भय का प्रयोग, है ना। हमारी एजुकेशन सिस्टम इंस्टिल्स फियर इन द चाइल्ड, जाने अनजाने में। कई बार जाने में भी बच्चा, उसको टीचर ज्यादा डांटता है, और दूसरा एग्जाम का जो सिस्टम है उससे वो भयभीत हो जाता है। कुछ संस्कारी, कुछ बच्चे उससे उभरते हैं, दे आर एबल टू डील विद इट, सम चिल्ड्रन कैन नॉट डील विद इट, तो उनके ऊपर कई बार एक लंबा स्कार छोड़ देता है ये। तो भय वाला चीज का उपयोग न रहे या कम रहे। दूसरा जिसको प्रलोभन कहते हैं, कंपटीशन, है ना, तो एक दूसरे से compete करके प्रलोभित करना, तो फिर वो अकेले में ही अपने अस्तित्व को देखता है। भाई ऑल द टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर इफ यू हैव टू डिसाइड कि 60 बच्चों में से फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इनके बीच में संबंध कैसे करेंगे? वो 5 महीने 8 महीने संबंध में जिएगा, 4 महीने एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए वो चीज उसमें आ जाएगी। कुछ बच्चों में आ जाता है, कुछ बच्चों में नहीं आता है ना? और घर से भी फिर प्रेशर रहता है, तो कम से कम उस वाले भाग को तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्रलोभन दूसरा वाला चीज। तीसरा प्लस पॉइंट है कि यदि टीचर संबंध पूर्वक बच्चे के साथ रह पाए, तो इफ यू सी ऑल थ्री आर टू डू विद द pedagogy ऑफ एजुकेशन। कंटेंट पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंटेंट में तो फिर किसी के पास है ही नहीं कंटेंट, किसी के पास है ही नहीं, मतलब लोग छुटपुट कुछ ट्राई करते हैं, मूल्य शिक्षा कुछ ट्राई करेंगे, कुछ स्किल्स में हाथ पैर से मिट्टी कुछ बना लो, है ना, ब्लैक स्मिथी कर लो, कारपेंट्री कर लो, ये सब अच्छा चीज। स्किल्स वाले भाग में हाथ पैर से करने के लिए कुछ प्रोत्साहन मिलता है कुछ स्कूल्स में, परंतु और एनवायरमेंटल साइंसेस तो भी सारे स्कूल्स में आ ही गया, तो अप्रिसिएशन ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट, दर्शन ध्यान में आने से थोड़ा सा उसका थियरी अपना साउंड हो जाता है, सो वी कैन शो इट इन अ बेटर वे। अस्तित्व दर्शन वाले भाग में, जीवन वाला भाग गोल है, माइंड को लेकर और जीवन के बारे में कोई बातचीत है ही नहीं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इट आल्सो। तो उसमें आई डोंट थिंक जीवन विद्या के स्कूल्स, इफ यू वांट टू गिव इट दैट नेम, उसमें भी बहुत अधिक कार्य हो पाया अभी तक। हाउ डू यू कम्युनिकेट टू दैट चाइल्ड दैट वो जीवन के रूप में है और उसमें मन वृत्ति चित्त है और उसमें वो कैसे वो देखे, इट्स अ वेरी टफ कॉल। ये सब डेवलपमेंट होना अच्छा है। तो जीवन वाला पक्ष तो कोई स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा आपको। हाँ, व्यवहार वाला पक्ष कोई कोई स्कूल पढ़, जैसे मेरी बेटी जो स्कूल में अभी जाती है ऑल्टरनेटिव स्कूल है, वो स्टेट बोर्ड सीबीएसई वाला नहीं है, तो उसमें मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि जाते साथ वो टीचर के गोदी में बैठ पाती है, तो घर में जो उसको एक भाव पक्ष मिलता है, स्कूल में टीचर के साथ भी वही मिलता है। एक दूसरा, भय से मुक्ति है, टीचर का डांटना, है ना, और जो टीचर से जो भय है ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तीसरा, प्रलोभन से मुक्ति, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिस्टम नहीं है ग्रेडेशन का, हाउ डू यू असेस अभी, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड ऑल वर्क ऑन इट। अभी परसेंटाइल देते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड AIR 1 AIR 2 से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी क्या सुसाइड वगैरह ज्यादा हो गया ना, तो ये तीसरी चीज थी। चौथा चीज है कि जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है वो रोट लर्निंग वाली नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है, हालांकि उसमें भी कुछ बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ मेमोराइजेशन इज आल्सो यूजफुल इन एजुकेशन एंड लर्निंग। बट परिवार में जीने का शिक्षा, व्यवहार शिक्षा ये नहीं है, जीवन विद्या नहीं है, व्यवहार विद्या
का भाव वाला पक्ष, संबंध वाला पक्ष, परिवार वाला पक्ष ये मिसिंग है। ये स्कूल एजुकेशन, अप टू क्लास 12 बात कर रहा हूँ। इफ यू गो टू हायर एजुकेशन देन थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देन हायर एजुकेशन में थिंग्स आर कि उसके बाद वो खाएगा कैसे, बट वी विल टेक दैट डिस्कशन फॉर सम अदर डे। सो यू कैन लुक, कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया अब। मतलब फंस सा गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कन्वेंशन स्कूल में भेज दें। नहीं फंस कुछ नहीं है। आप के यहाँ पुणे में आप ऑल्टरनेटिव स्कूल, आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास कोई डंका हो तो उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग IT में काम करते हैं, वैसे भी ना 60-65 से कितना पैसा कमाने वाले हैं कि उनके बच्चों के लिए पैसे की सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि पीपल हु डू वेल आर नॉट नेसेसरली दोज हु डिड वेल इन स्कूल एंड कॉलेज, तो आगे जाके वो चीज आ ही जाता है। Then I mean I'm making a gender based comment, so थोड़ा risky है, but because you cannot see me and fight with me and make it. If you have a girl child, life is also much easier because the world and society will not expect that she earns. It can be her self expectation or peer pressure, right? But if she doesn't earn, nobody's going to ask her why are you not at work. But if she is a male and she's sitting and he's sitting at home, उसको समाज जीने नहीं देगा, then he has to give a very long answer. ऐसे लोग मुझे पूछते तो काम पे नहीं जाते, तो मैं उसको 10 मिनट सुनाता हूँ, वो भाग जाता है। मेरी पत्नी को कोई नहीं पूछता तो काम पे क्यों नहीं की हो, मेरे को पूछते रहते तो काम पे क्यों नहीं जाते हैं, है ना? 10 मिनट का एक फिक्स आंसर रखा हूँ, मैं बोलता हूँ भाग जाता है। और सुनाना तो फिर उसको 10 दिन भी सुना दूं, है ना? फिर कोई नहीं सुनता, भाग जाते लोग। So in today's world the way society is, तो आगे जाके आर्थिक सुरक्षा बच्चे का कैसा हो, उसके लिए आपको क्लास 10 you don't need to worry, so we can talk 10 years from now, there is a long time. Okay, ठीक है भैया, थैंक यू। चलिए 3 ही मिनट बचा है, पर ठीक है, शिक्षा पर हम आज प्रारंभ करना चाहते थे, तो ये प्रैक्टिकल कुछ चीजें आई जाती हैं जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाते हैं। इसका और एक मैं एक बहुत एक ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट यदि मैं रखूं, देखिए इस विद्या के अनुसार आज के दिन शिक्षा खड़ा होना ये अपेक्षा ही गलत है, क्योंकि ये विद्या है 10 साल हो रहा है, इसको समझा हुआ आदमी 2-4 भी नहीं है, ऐसा 2-4 भी मानव नहीं है जो बोल पाए कि मध्यस्थ दर्शन को मैं के अनुसार मैं समझदार हो गया। यदि है तो वो टेस्ट के कसौटी में उतरेगा कि नहीं, एक अलग इश्यू है, ठीक। सिर्फ बहुत इन्फेंसी स्टेज में है ये, इसको कुछ लोग समझे, फिर मैं कैसा समझा या बाकी लोग कैसे समझेंगे। एडल्ट्स के लिए इसका टीचिंग का मेथोडोलॉजी अभी डेवलप हो रहा है प्रतिदिन, देयर इज सम इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। फिर उसको बच्चों में हम कैसे देंगे, वो एक अलग इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है। फिर इसके आधार पर कुल हम स्कूल बनाएंगे, वो उसके आगे की स्टेज है। उस स्कूल में पढ़ाने लायक टीचर्स तैयार होंगे जो स्वयं एक समझदारी के किसी एक लेवल पे हो, वो उसका नेक्स्ट स्टेज है। फिर वो बच्चे उससे पढ़ के निकलेंगे, फिर वो 10th में पहुंचेंगे, फिर उसका पेट कैसा भरेगा वो क्वेश्चन आगे है। सो ये सब से गुजर के ही फिर आगे ऐसी स्कूल्स बनेगी। So it is not fair that we expect that such schools exist today because they cannot exist. So you have to live with what we have. Luckily इंडिया में थोड़ी सी बातचीत बदल रही है पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा, कम से कम बड़े सिटीज में, है ना? बड़े सिटीज एक्चुअली आई वुड से शिक्षित सिटीज में, बिकॉज एवरी बिग सिटी इज नॉट so much a शिक्षित city, but even in Pune, Bangalore, Hyderabad, maybe even Ahmedabad, some of these places are better off, even Nashik, Nagpur, छोटे-छोटे ग्रुप्स से who are working on this, तो थोड़ी सी राहत है उधर। कुछ लोग होम स्कूलिंग को प्रेफर करते हैं, but like I said, I'm not very clear or I don't understand that very well. And विद्याशाला की कुछ फॉर्मलिज्म की भी मुझे आवश्यकता महसूस होती है आज के दिन। So we are not perfect and the perfect world doesn't exist, है ना? तो उसमें कैसे हम अपने बच्चों को जितना हो सके सुरक्षित रख पाए उतना कर सकते हैं, बाकी आपको मानना पड़ेगा कि अगले जनरेशन में होगा। ठीक है भैया, मुझे लगता है रोक ही देते हैं, फिर स्टार्ट समथिंग नाउ, 10 मिनट लगेगा, 7:30 हो भी गया, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको, शिक्षा व्यवस्था को, है ना?
तो आज की शिक्षा ये ज्ञान का पाठ नहीं है, समाज में इसकी जो एब्सोल्यूट मानवीयता का जो स्वरूप है उस पर एक एक लाइन ही हम बात करेंगे। उसके तुलना में आज जो हो रहा है उसका समीक्षा हम करेंगे, ताकि ये अभी जो समाज में हो रहा है उससे भिन्न कैसा है ये एक सेंस हमारे में आ जाए और वो स्वीकृति हमारे में आ जाए, ठीक है ना। परंतु मैं ये क्लियर कर दूं कि परिचय शिविर में जो समाज के बारे में जो समीक्षा होती है, बोलचाल के भाषा में उसका जो धजिया उड़ाते हैं या उसमें क्या कमी है ये सब बोलते हैं, इट इज जस्ट टू मेक स्पेस इन यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट। केवल वो नेगेटिव पे फोकस करके कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। और भैया इसमें स्किल वाला पार्ट जो आपने बोला, व्यवहार विद्या, जीवन विद्या और वस्तु विद्या, वो वस्तु विद्या में ही कवर हो जाएगा। वस्तु विद्या में आएगा। वस्तु विद्या में फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, ब्लैक स्मिथी, कारपेंट्री, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ इट। भैया कल 5:30 बजे ही रहेगी क्लास? हाँ, इसी टाइम को रखेंगे, सेम टाइम 5:30 to 7:30, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है जी, नमस्ते, कल मिले। नमस्ते भैया, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। नमस्ते। Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय भैया।